नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, सत्ता का हैट्रिक मारने की कोशिश में बीजेपी जो है वो ज्यादा, कई बार होता है ना कि सत्ता की हैट्रिक लेनी है और ज्यादा रन लेने हैं और उस चक्कर में कई बार रन आउट होती हुई नजर आती है टीम के खिलाड़ी। और वही हाल यहां लग रहा है बीजेपी का हो गया है, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया ने बीजेपी के लिए ऐसी फील्डिंग सजा ली है कि उसका खेलना मुश्किल होता जा रहा है। सीधे सीधे कहूं तो बीजेपी चारों खाने चित्त नजर आ रही है। अब आज की ही बात कर लेते हैं। संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा चल रही थी। कल बिल जो है यही महिला आरक्षण बिल, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहता हूं तो कई लोगों को समझ में नहीं आती बात, लेकिन आप अगर महिला आरक्षण बिल कहें तो बात तुरंत समझ में आ जाती है। तो इसीलिए चलिए महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं कि कल महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में पारित होता, लेकिन उससे पहले इस बिल पर राहुल गांधी जब अपनी बात रखने आए तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात वहां कही। उन्होंने कहा कि देश के 90 सेक्रेटरीज ऐसे हैं, 90 सेक्रेटरीज में से 3 ही मात्र ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। यानी कहीं ना कहीं यहां मोदी सरकार ओबीसी के साथ खेल कर रही है। खैर, ओबीसी का मसला था, वहां राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और आज राज्यसभा में इस पर तीखी चर्चा हुई। और उससे पहले परसों मोदी जी ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण इस काम को करने का जो श्रेय है वो खुद लेते हुए कहा कि शायद ईश्वर ने इस पवित्र काम के लिए मुझे ही चुना है, यानी कि मोदी जी को ही चुना है। यानी मोदी जी ने माहौल बनाने की कोशिश की कि उनके नाम की वाहवाही फिर से होने लगे। लेकिन इस बिल की कमियों के कारण मोदी जी तो घिरे ही, क्योंकि ओबीसी का मामला है। आज जेपी नड्डा साहब ने भी कह दिया कि कुछ भी हो जाए 2029 से पहले यह बिल नहीं आने वाला है। और उधर आज राहुल गांधी ने फिर ऐसा काम कर दिया है जिससे बीजेपी फिर से परेशान हो गई है। और अब इस चाल के मुकाबले कौन सा स्टंट खड़ा किया जाए, इस पर बहस चल रही होगी अंदर खाने में। दरअसल आज राहुल गांधी सुबह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि आनंद विहार स्टेशन के कुलियों की बात सुनकर राहुल आज उनसे मिलने पहुंच गए। और ये मुलाकात भी खास अंदाज में हुई। कुलियों के बीच उन्हीं की तरह कपड़े पहनकर, अपनी बाह में बैज पहनकर राहुल ने सामान भी सिर पर ढोया। अब बीजेपी फिर परेशान है कि राहुल की इस मुलाकात में कमियां कैसे निकालें। बहुत से लोगों ने तंज भी कसा कि बीजेपी आईटी सेल को आज नया काम मिल गया है। सूटकेस किसका था, उसका वजन कितना था, इस पर अब राहुल का विरोध बीजेपी के लोग करने लगे हैं। सूटकेस में जो पहिए लगे हैं वो आगे है और पहिए वाला सूटकेस जो है वो कुली नहीं उठा सकता। ये तमाम बातें यहां आईटी सेल की तरफ से बताई जा रही हैं। खैर, लेकिन आनंद विहार के कुली राहुल गांधी से मिलने के बाद क्या कहते हैं उसे देखना और सुनना जरूरी है दोस्तों। दरअसल राहुल गांधी जब कुलियों से मिलकर लौट आए तब हमारी संवाददाता निकिता मिश्रा ने कुलियों से के प्रधान से बातचीत की। वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा कुलियों के प्रधान ने, और आप पहले लेकिन वहां तक पहुंचूं, जरा सुबह की तस्वीर को अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं, एक विजुअल, और ये राहुल गांधी जो अपने सिर पे ये सूटकेस ले रहे हैं, इन सबको जरा दिखा दीजिए। उसके बाद हमने जो रिपोर्टिंग की है वो आप तक पहुंचाते हैं। जरा दिखाइए फिर से, ये फुल स्क्रीन में ले आइए। माई नहीं रो यार हमें। ये मोबाइल ये मुझे ऐसे लगा कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को देखा तो मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह में कि वो ट्रक में तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी सिर पर बोझ उठाते हुए, सूटकेस उठाते हुए राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंचे। कुलियों के बीच राहुल गांधी पहुंचकर क्या कुछ
बातचीत उनकी हुई, वहां के प्रधान, वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं, उसका जायजा हमारी टीम ने लिया। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कुलियों के प्रधान, सुनिए जरा। जी, कुलियों का प्रधान। क्या कुछ बातें हुई थी? जी, राहुल जी से अपनी समस्याएं बताई थी और थोड़ा मलाल ये भी रहा था कि राहुल जी ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया। अगर थोड़ा इन्फॉर्म कर देते, इन्फॉर्म करते तो क्या करते? इन्फॉर्म करते तो मैडम कुछ और भी हम कुर्सी वगैरह लगा देते उनके बैठने के लिए। अब बताइए, इस पे बैठे हैं वो। अच्छा, आ करके इस पे बैठे तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगा था कि ये क्या हुआ, ये तो इस पे आके बैठ गए। लेकिन जब उनका हमने देखा कि वो तो हमारे एक तरह के भाई की तरह मिले, तो फिर हम उनसे साथ घुल मिल गए। तो फिर हमें इतना दुख नहीं हुआ था कि चलो हमारे साथ में बैठ रहे। आप दिख रहे थे वीडियो में कि आपने उन्हें शर्ट पहनाया था। जी, हमारी सब जब उनको देखा तो हमारे पास में 1-2 वर्दी सारे कुलियों के पास में, किसी बात 2-3 सबके पास में होती हैं। तो हमने सोचा चलो एक हमारे रूप में हम क्या महसूस करते हैं ऐसा राहुल जी महसूस करें। तो उसी हिसाब से हमारी वर्दी थी, तो वो वर्दी लेके आए, उस वर्दी को फिर पहनाया और ये बिल्ला भी उनको बांधा था मेरा। आपने अपना बिल्ला लगाया था 756। जी, तो हमारे जो कुली काम कर रहे थे, जो किसी पैसेंजर का सामान लेके जा रहे थे, तो उनसे हमने वो बैग लिया था कि राहुल जी पहुंचाएंगे आपको। तो उन्होंने वो बैग भी लिया। हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने मतलब एक हमारे भाई की तरह, मसीहा की तरह उन्होंने हमसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो सुन रहे थे आप, तो किसी चीज के लिए मना नहीं किया, ये बिल्ला लगाते हुए। बिल्ला नंबर 756, कूली फिल्म आपको याद होगी दोस्तों, अमिताभ बच्चन। बिल्ला नंबर 786, नाम इकबाल, याद है ना? 20 नंबर की बीड़ी पीता हूं, डायलॉग याद है ना? खैर, लेकिन यहां राहुल गांधी बिल्ला लगाते हुए, बैज लगाते हुए और आगे बढ़ते हुए। आइए जरा दूसरे कुलियों की बात भी सुनते हैं कि वो राहुल गांधी से मिलकर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सुन रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, जरा सुनिए। अच्छी खुशी तो ये हुई कि अचानक आके मजदूरों के बीच में आके बैठा और उन्होंने हमसे पूछा भाई तुम्हें क्या परेशानी है क्या नहीं है। वो हमने वो सारी चीज़ बता दी कि हमें पास भी नहीं है, मेडिकल भी नहीं है, बहुत सी चीज़ नहीं है जो हमने उनको बताया। अब देखो क्या होता है आगे। यही बोलना चाहता हूँ मैं तो कि तुम तो मन की बात करते हो, ये बंदा सुनता है, बस समझ जाओ। ये हाँ, ये सुनने आता है। तुम वहाँ से बैठे बैठे मन की बात करते हो, सुनते नहीं हो, ये सुनता है, बस यही मैसेज है। इसी में बहुत फर्क है। हम अपना लंच कर रहे थे, वो तो अचानक गाड़ी में से उतरे और हमारे बीच में आके बैठ गए थे ठेले पे। हम ठेले पे बैठ के चाय पी रहे थे, वो अचानक आए थे। माहौल मैडम खुशी का था, बहुत अच्छा, दिल गदगद हो गया एकदम। कौन आ गया हमारे बीच में। दिन का लाइफ का सबसे अच्छा दिन रख लो आज, शायद दोबारा मुलाकात हो भी ना हो। अगर दोबारा मुलाकात होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, मांगे होंगी जो पूरी कर देंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, उनके धन्यवाद करेंगे और उनसे बोलेंगे भैया ऐसे मत आइए, आज तो हम बता के आना, स्वागत करेंगे उनका हमारा ढोल नगाड़े से, मालान से, फूलन से। तो अगली बार आना तो बता के आना, आपका स्वागत करेंगे। और ये सुन रहे थे आप, आनंद विहार स्टेशन पर दोस्तों ऑटो रिक्शा चालक भी रहते हैं, आप जानते हैं, और हर स्टेशन पे। और लेकिन उनमें से एक ऑटो रिक्शा चालक से हमारी संवाददाता निकिता मिश्रा ने बात की, और ये ऑटो चालक जो हैं वो भी राहुल गांधी से, जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो उनसे मुलाकात इनकी भी हुई थी, कई ऑटो चालकों की भी मुलाकात हुई। ये क्या कुछ कह रहे हैं आज की राजनीति पे राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिए। वो जब आए तो उनके आने को लेकर के यहाँ पे कहा, मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने के लिए काम किया। 15 लाख पे राजनीतिक नहीं हुई थी, राम मंदिर राजनीतिक नहीं हो रही है। मतलब राहुल जी हम गरीबों से मिले तो राजनीतिक है। वहाँ 3 जवान शहीद हो गए हमारे कश्मीर में, वहाँ मैयत हो रहा है, यहाँ फूल बरसाया जा रहा था, ये कोई मोदी जी, वो राजनीतिक नहीं है। जो अभी हम इंडिया वालों को तो गाली दे सकते हैं ना, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। अब हम इंडिया वालों को गाली भी दे सकते हैं, क्यों? इंडिया वाले विपक्ष वाले हो गए। अभी तक इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया, अब इंडिया वाले को हम गाली भी दे सकते हैं, क्यों? विपक्ष वालों ने इंडिया नाम रख लिया अपने पार्टी का। यही राजनीतिक है। ऑटो ड्राइवर से क्या चाहते हैं कि वो ऑटो ड्राइवर से भी आकर के मिले एक बार? कई बार मिले हैं, मिलेंगे, उनके लिए कोई संभव नहीं है। वो किसान से भी जाके मिले, गाजीपुर में जाके मंडी में से मिले, वो किसी से भी मिलते। आज कुली भाई लोग से मिले, कल हमसे भी मिलने आएंगे। और कुली भाई से क्या, हमसे भी मिले वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सब एक थे। आप मिले थे तो फोटो होगा आपके पास? ये देखिए क्या बातें हुई?
बताए तो किसान अभी कुली भाई का समस्या सुनने आए थे वो, ये देखिए हमने मिला। अच्छा ये आप है ना? हाँ ये आप देख सकते हैं, ये फोटो ये सुबह की वीडियो है जब हाँ राहुल गांधी आए हुए थे और ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये भैया हैं की बात कर रहे हैं, अभी सिलेंडर का दाम कम हुआ है, गैस सिलेंडर का दाम। गैस सिलेंडर का दाम के बारे में तो सुमिति ईरानी अच्छा बताएगी। 400 का हुआ था तो 6-8 दिन तक धरना दी थी, 1200 का हो गया, एक बार मुंह से बोली भी नहीं निकल रहा है। इनके बारे में तो सुमिति ईरानी से ज़्यादा पूछिए। राहुल गांधी का जो ये पहल है वो कैसा लग रहा है आम जनता को? कर्नाटका में क्या अच्छा किया, सब कुछ सस्ता कर दिया, कर्नाटका में उनका सरकार है। वैसे ही यहाँ भी आएगा, यहाँ भी अच्छा होगा, सब जगह अच्छा होगा। प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि पिछले 75 साल में देश को कंगाल बना दिया है यूपीए की सरकार। सही बात है, बिल्कुल कंगाल बना दिया है। एयरपोर्ट बेच दिया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने भाई साहब रेलवे बेच दिया, राहुल गांधी ने LIC बेच दी, राहुल गांधी ने कोयला बेच दिया, राहुल गांधी ने सब कुछ बेच दिया। गांधी परिवार ने दिया क्या हिंदुस्तान को? और आज़ाद हम लोग 2014 में हुए है ना, राहुल गांधी नहीं देते, बेच कहाँ से रहते? अब्बा कौन से लाए थे? खैर, तो राहुल गांधी ने इधर आनंद विहार में धमाल मचाया तो उधर उनकी बहन प्रियंका गांधी आज चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में थी, जहां उन्होंने महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया और वो भी उस भिलाई में जहां प्रसिद्ध भिलाई इस्पात कारखाना है। प्रियंका ने अपने भाषण में मोदी सरकार की खूब खबर ली और बता दिया कि मोदी सरकार मित्र उद्योगपतियों की सरकार है, जबकि कांग्रेस को किसानों, मजदूरों, महिलाओं और तमाम पीड़ितों की चिंता है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी की अप्रोच में दोस्तों कितना फर्क है ये आज और साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम को नाम दिया महिला समृद्धि, यानी महिलाओं को समृद्ध बनाना, जबकि मोदी सरकार महिला आरक्षण को नारी वंदन अधिनियम के नाम से पेश कर रही है। इस नाम पर बहुत से लोगों ने आपत्ति जतलाई है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा है कि हमें बराबरी का हक चाहिए, खैरात नहीं। और इसी तरह छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि आप महिला की कितनी वंदन करते हैं ये देख लिया। संसद भवन के अंदर में महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? राजद सांसद मनोज झा ने भी आज मोदी सरकार को बुरी तरह से घेरा है। खैर, महिला आरक्षण बिल कुछ देर में अभी राज्यसभा में पास हो जाएगा बहुमत के साथ, लेकिन इसका जो चुनावी लाभ वो लेना चाहती थी बीजेपी, उसमें अब कई पेंच खड़े हो गए हैं। आज दिन भर संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही थी और इधर राहुल गांधी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचकर कुली के रूप में जो कुलियों से मिल रहे थे उन्हीं के वेश में बिल्ला नंबर बैज नंबर 756 पहनकर, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, किस दशा में, किस हालात में रहते हैं, ये तमाम बातें वो राहुल गांधी वहाँ से देख करके आ रहे थे। तो बहुत सारी बातें दोस्तों आज करने के लिए हैं न्यूज़ पॉइंट में। और सबसे बड़ी बात कि कैसे इंडिया ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है, कैसे बीजेपी की रणनीति पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। रणनीति कुछ और थी, 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र, लेकिन यहाँ आज संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन भी राहुल गांधी के नाम रहा। पहले दिन से लेकर आप देखिए, पहला दिन विपक्ष के नाम, दूसरा दिन पूजन पाठन और नए भवन में प्रवेश, पूजा पाठ न भी करें लेकिन नए भवन में प्रवेश का दिन, तीसरा दिन लोकसभा में पास करवा रहे हैं आप इस महिला आरक्षण बिल को, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चा हो रही है उसमें राहुल गांधी का ये तेवर सबने देखा। ओबीसी से लेकर दलितों, आदिवासियों, इन सबको आपने, SC ST इन सबको आपने बाहर क्यों रखा है, इसकी बात। और चौथा दिन आज राहुल गांधी के नाम कुलियों के बीच। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी की रणनीति पर राहुल ने पानी फेर दिया है, क्या बीजेपी की रणनीति पर विपक्ष ने पानी फेर दिया है, क्या बीजेपी की रणनीति पर इंडिया ने पानी फेर दिया है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड IPS ऑफिसर विजय शंकर सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी।
आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। बहुत बड़ा दिन, राहुल गांधी आज पहुंच गए सीधे आनंद विहार टर्मिनल। समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे ही कि राहुल गांधी ने क्या सचमुच बीजेपी की रणनीति 5 दिनों का क्यों बुलाए आप आखिर विशेष सत्र? इसलिए कि महिला आरक्षण बिल लाना था, और महिला आरक्षण बिल लाना भी था तो आप खुल के ये कह रहे हैं, आज तो मान लिया, कल अमित शाह ने भी और आज जेपी नड्डा ने राज्यसभा में मान लिया कि हां ये 2029 से पहले फलीभूत नहीं होगा। कैसे देखा जाए राहुल बनाम बीजेपी या कहें तो विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष? देखिए राजीव जी, मैं इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी किस प्रकार देश की आत्मा से मिलन कर रहे हैं। जो हमारा जनता जनार्दन है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा देश का निर्माता है, जो हमारे देश की नींव है, चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हों, चाहे वो मोटरसाइकिल और कार को ठीक करने वाले लोग हों या कुली हों। देखिए ये लोग वो हैं जो देश के लिए पसीना बहाते हैं। हमारा देश अगर है तो इनके कंधों पे टिका हुआ है। तो ये प्रतीकात्मक था राजीव जी कि उन्होंने एक अटैची को अपने सिर पे रखा। वास्तविकता में राहुल गांधी ने यह दिखाया है कि जो जनता जनार्दन है उसके दुखों को, उसके कष्टों को वो अपने सिर पे ढोने के लिए तैयार हैं। देखिए एक कुली ने, और जो आपने इस वीडियो में नहीं दिखाया, एक कुली को मैं और सुन रहा था आप ही के चैनल के वीडियो में, वो कह रहा है, लड़का, वो कुली बालक कह रहा है कि मैं राजस्थान का हूं, मुझे गहलोत साहब ने 25 लाख का बीमा कराया है, मैं किसी भी अस्पताल में जाके 25 लाख तक का इलाज मेरे परिवार वाले करा सकते हैं। मुझे इस 15 लाख जो एक काल्पनिक 15 लाख था उससे मतलब नहीं हुआ, लेकिन जो गहलोत साहब ने 25 लाख दिए। एक कुली ने कहा कर्नाटका सरकार ने जिस प्रकार से जिन जनता से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, उनके दुख दर्द को सुन के उन्होंने समाधान किया। वास्तविकता में जनता ये चाहती है, जनता ये चाहती है उनका जो शासक है वो जो उनके ऊपर आके सिंहासन को बैठे, वो जनता की आवाज को सुने, जनता के कष्ट का निवारण करे। तो ये राहुल गांधी ने, अब इससे क्या राजनीतिक लाभ होगा वो तो जनता बताएगी, वो समय बताएगा। लेकिन जो होना चाहिए था मेरे प्यारे भारतवर्ष के लोकतंत्र में, जो एक राजनीतिक आदमी का, क्योंकि राजनीति का भी असल में इतना ज्यादा अलग प्रकार की व्याख्या हो गई थी, राजनीति को लोग इतना खराब समझने लगे थे, इतना दूषित समझने लगे थे, एक प्रकार का शोषण करने वाला समझने लगे थे। राहुल गांधी के इस रूप को, और मैं तो ये मानता हूं पूरे देश में आज की तारीख में या विश्व में एकमात्र नेता राहुल गांधी ऐसा है जो कि इस तरह से गैर राजनीतिक काम कर रहा है, जो राजनीतिक में किसी भी राजनीतिक में होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चियां हो, चाहे ट्रक ड्राइवर्स हो या कोई भी हो, अगर उन्हें ये महसूस हो कि उनके कष्टों को, और इन्हीं में किसी कुली ने ये कहा, वो तो मन की बात करते हैं, ये हमारी मन की बात सुनता है, ये आके यहाँ पे एक साधारण व्यक्ति की तरह बैठ गया। आपने कल वो भी वीडियो देखे होंगे राजीव जी, जो बड़े प्रचलित हैं। एक ही आदमी वहां पे मोची भी बन जाता है और वही आदमी कुम्हार भी बन जाता है। वहां कारपेट बिछे हुए हैं, कारपेट बिछे हुए हैं और बिल्कुल एक ही ड्रेस में, बाकायदा एक अच्छे ड्रेस पे पहना हुआ एक मोची है, और वही व्यक्ति आके कुम्हार बन जाता है। तो देखिए ये एक होता है जो आप नाटक करते हैं, जो आप दिखाने को, जनता को दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो एक राहुल करते हैं। देखिए कुली के किसी के कुर्ते को पहनना, बैज को लगाना, और किसी वहां पे पैसेंजर के अटैची को सिर पे रोककर ये बताना कि मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारे हितों की रक्षा करना हूं, ये राजनीति नहीं है। ये बेसिक जो हिंदुस्तान का सामाजिक शास्त्र है, जो हिंदुस्तान की सोशियोलॉजी है, और जो एक तरह के सबको एक मैसेज देना है, तुम किसी धर्म के हो, तुम किसी जाति के हो, तुम किसी आय वर्ग के हो, तुम भारतीय हो इसलिए मेरे हो, और हम 142 करोड़ लोग एक परिवार हैं। राहुल गांधी ये मैसेज इस प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को, जनता को, क्या पूरे विश्व को दे रहे हैं राजीव जी। जी, पूरे विश्व को दे रहे हैं एक मैसेज, एक पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, और अलग अलग ढंग से, और जिनके बीच जाते हैं उनके होकर
ये सबसे बड़ी बात है। अगर किसानों के बीच आप जाते हैं और धान की रोपाई करते हैं, आप कीचड़ में पैर डालते हैं, जूते मोजे उतारते हैं, पतलून को ऊपर तक खींचते हैं और वहां कीचड़ में जाकर आप धान की रोपाई करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर आप ट्रक ड्राइवर्स के बीच जाते हैं, उनके साथ सफर करते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, आप विदेश में जाके भी और समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में जो ट्रक है उसकी केबिन कैसी है, और वहां जाकर विदेश में देखते हैं तो अरे यहां तो एसी वाला केबिन, तो वो भी एक मैसेज और उस पर इंप्लीमेंट भी होता है। आप जाते हैं लद्दाख और लद्दाख में आप देखिए कि आप 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बाइक से करते हैं और वहां की सड़कें जहां खराब हैं, आने के बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन ये होता है कि जो परिवहन मंत्रालय है गडकरी साहब का, वो लद्दाख की सड़कों की मरम्मती का ठेका जो है वो दे देता है। तो ये एक इंप्लीमेंटेशन का काम भी चल रहा है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बीच पहुंच करके आप पहुंचते हैं आजादपुर मंडी में और वहां पहुंच करके वहां सब्जी वालों से आप बात करते हैं, आप कूलियों के बीच पहुंचते हैं, आप गिग वर्कर्स के बीच पहुंचते हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं इस देश को, इस दुनिया में एक पहचान तो आप दे ही रहे हैं और साथ साथ इस देश की जनता को आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, जरा आपसे समझूं कि कैसे देखा जाए, क्या राहुल गांधी की जो ये गतिविधियां हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीतियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बोझ की बात हम सुबह कर भी रहे थे, क्या वो बोझ जो सिर पे राहुल गांधी उठा के आगे बढ़ रहे हैं एक कुली की तरह, क्या वो बोझ सुबह अमरेंदु जी ने कहा था कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बोझ मोदी जी के सर पे रख दिया है, और अब उसके मैं शाम तक देख रहा हूँ कि कार्टून भी आ गए हैं बन के कि मोदी जी उसी तरीके का नीला सूटकेस कार्टून में दिखाया गया है और वो उस पर अडानी लिखा हुआ है। तो लेकिन देखिए, संसद में और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी या एनडीए किस वर्ग को और कितने बड़े जो है वो भारत के जनमानस को वो एड्रेस कर रही है, वो देखिए आप। एक तरफ तो राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पे दिखाई दे रहे हैं, ये रेलवे जो कि दिल की धड़कन है देश की, और कुली जितनों भी रेल में सफ़र करता है वो कुली से प्लेटफॉर्म नंबर ज़रूर पूछा होगा कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। हम लोग भी जब स्टेशन जाते हैं तो निगाहें यही होती कि कोई लाल वर्दी पहना दिख जाए तो पूछ ले कि प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारी ट्रेन का। लेकिन देखिए, महिला आरक्षण बिल पे जो कांग्रेस ने संसद के भीतर एक कमिटमेंट दिखाया ओबीसी महिलाओं के साथ, अब वही कमिटमेंट संसद के बाहर भी दिख रहा है जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़े जो समाज को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन एड्रेस कर रहा है। और मैं अभी जब ये सुन रहा था ऑटो वाले ड्राइवर की और कुलियों की बात, आप देखिए कि कैसी राजनीतिक समझदारी पैदा हो रही है। और ये राजनीतिक समझदारी से एक बात समझ में आ रही है कि ये जो मीडिया का तंत्र था नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का, वो हिल चुका है। ये जो ऑटो वाला बोल रहा है या जो कुलियों ने बात की, जिस भाषा में बात की है, जो उनका विश्लेषण है, आप देखिए कि उनके ऊपर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मीडिया का असर नहीं दिखाई दे रहा है। ये कितना एक शुभ संकेत है भारत के समाज का कि ये समाज के निम्न मध्यम वर्ग से आने वाले लोग हैं, कामकाजी लोग हैं। जाहिर सी बात है कि उतना पढ़े लिखे या बड़ी डिग्रियां इनके पास नहीं होगी, वरना ये काम क्यों कर रहे होते वो। लेकिन उनकी राजनीतिक समझदारी जो है, जो दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि समाज में क्या मंथन चल रहा है। और पिछले दिनों राजीव जी, मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पे था, पूर्वांचल के और अवध के, और ये राजनीतिक समझदारी और ये बातें मैंने वहाँ भी सुनाई। इंडिया गठबंधन की अभी एक भी रैली नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में सुना जा रहा है। इंडिया गठबंधन का नाम गांव में लोग देख रहे हैं, जहाँ पे टेलीविज़न भी नहीं होगा, वहाँ भी इंडिया गठबंधन का नाम दिखाई दे रहा है। तो
ये एक देश में परिवर्तन का जो दौर है वो समाज में दिख रहा है। अब इसको राजनीतिक पार्टियां कैसे इनकैश करती हैं, कैसे मोबिलाइज करती हैं, इसकी बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि उनके जो बेस्ट हथियार है, जो मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसके 14 एंकरों को बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने बायकॉट किया है, उनका असर समाज में दिखना बंद हो गया है। ये एक बड़ा संदेश जो मुझे वहाँ से मिल रहा है, जो अभी निकिता की रिपोर्ट से हमको दिखाई दिया। जी राज, यही कह रहे हैं कि जो नितिका जो अपनी संवाददाता है उसकी रिपोर्ट से जो बातें समझ में आ रही हैं साफ साफ। जरा एक बार फिर से जो प्रधान हैं, कुलियों के प्रधान आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जिन्होंने अगुवाई की राहुल गांधी की, क्या कुछ कह रहे हैं वो ज़रा सुन लेते हैं। हमारी रिपोर्ट राहुल गांधी के पहुंचने के बाद, और एक मलाल उन लोगों को ज़रूर था कि राहुल गांधी अगर पहले से बता के आते तो हम उनके स्वागत के लिए कम से कम कुछ नहीं तो कुर्सियां यहाँ बिछा देते, बैठने के लिए जगह हो जाती। ज़रा सुनते हैं एक बार फिर से। जी, कुलियों का प्रधान, क्या कुछ बातें हुई थी? जी राहुल जी से अपनी समस्याएं बताई थी, और थोड़ा मलाल ये भी रहा था कि राहुल जी ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया। अगर थोड़ा इन्फॉर्म कर देते, इन्फॉर्म करते तो क्या करते? इन्फॉर्म करते तो मैडम कुछ और भी हम कुर्सी वगैरह लगा देते उनके बैठने के लिए। अब बताइए, इस पे बैठे हैं वो। अच्छा, आ करके इस पे बैठे। तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगा था कि ये क्या हुआ, ये तो इस पे आके बैठ गए। लेकिन जब उनका हमने देखा कि वो तो हमारे एक तरह के भाई की तरह मिले, तो फिर हम उनसे साथ घुल मिल गए। तो फिर हमें इतना दुख नहीं हुआ था कि चलो हमारे साथ में बैठ रहे। आप दिख रहे थे वीडियो में कि आपने उन्हें शर्ट पहनाया था। जी, हमारी सब जब उनको देखा तो हमारे पास में 1-2 वर्दी सारे कुलियों के पास में, किसी बात 2-3 सबके पास में होती हैं। तो हमने सोचा चलो एक हमारे रूप में हम क्या महसूस करते हैं ऐसा राहुल जी महसूस करें। तो उसी हिसाब से हमारी वर्दी थी, तो वो वर्दी लेके आए, उस वर्दी को फिर पहनाया, और ये बिल्ला भी उनको बांधा था मेरा। आपने अपना बिल्ला लगाया था 756? जी, तो हमारे जो कुली काम कर रहे थे, जो किसी पैसेंजर का सामान लेके जा रहे थे, तो उनसे हमने वो बैग लिया था कि राहुल जी पहुंचाएंगे आपको। तो उन्होंने वो बैग भी लिया। हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने मतलब एक हमारे भाई की तरह, मसीहा की तरह उन्होंने हमसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो बिल्ला नंबर 756, जरा आना चाहता हूँ इधर शकील अख्तर जी। लोग पूछ रहे थे आज कि ये कौन सा बैज, कौन सा बिल्ला पहना था राहुल गांधी ने। ये खबर सबसे पहले आप ही ने ब्रेक की है। बहुत सारे लोग ये मालूम नहीं कर पाए। बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ पहुँचे थे, ढूंढ रहे थे कि कौन सा बेज था, लेकिन राहुल तो बेज उतार के जा चुके थे। लेकिन आपने जो बताया कि 756, और लोगों को फिल्म कुली का वो सीन याद आ रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन ने 786 नंबर का बिल्ला पहना हुआ है, और वो सारा घटनाक्रम याद आ रहा था। खैर, लेकिन यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो मीडिया है, भक्त है, हर बार ये कहते हैं कि राहुल जाते हैं वहाँ पहले से खबर पहुँच जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि कुली लोग खुद इस बात को बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हमें पहले से मालूम नहीं पड़ा। राहुल कभी भी पहले से बता के कहीं नहीं जाते। 2004 से जब से पहली बार अमेठी का चुनाव वो लड़े थे, और चुनाव लड़ने से पहले जब प्रियंका उनको लेके अमेठी के लोगों से इंट्रोड्यूस कराने पहुंची थी, तब से हम उन्हें कवर कर रहे हैं, और ज़्यादातर जगहों पे हम साथ रहे हैं, बहुत जगह गए हैं। अमेठी में इंग्लैंड के विदेश मंत्री आए हुए थे राहुल के साथ अमेठी देखने के लिए, और हम लोग वहाँ थे। हम लोगों को सबको अंदाज़ा था कि राहुल ज़रूर रात को लेके इनको कहीं जाएंगे, मगर लाख कोशिशें हम लोगों ने कर ली। और हमारे साथ, हम तो खैर प्रिंट मीडिया वाले थे, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक वाले, उनके कैमरामैन, कि किसी तरह मालूम पड़ जाए, हम अपने कैमरे लेके पहुँच जाएँ। मगर नहीं मालूम पड़ा। सुबह ही मालूम पड़ा कि राहुल उनको लेके एक दलित के घर पहुँचे थे। जी, तो ये जो है कहने का, आज बहुत बढ़िया मजदूरों ने, जो कुली है, उन्होंने जवाब दे दिया। देखिए एक विजुअल, ये विजुअल देखिए। हाँ, ये हम बताना चाह रहे थे आपको
कि ये राहुल ने कोई पहली बार इस तरह से नहीं पहुंचे हैं। एक नेहरू जी का भी है विजुअल, वो भी दिखाइए एक। ये नेहरू जी हैं, ये नेहरू जी हैं। तो ये इस परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, हम तो बड़े खुश हैं इस आरोप से। बहुत सही, और भी विजुअल हैं, बहुत सारे विजुअल हैं, बहुत सही आरोप है। ये परिवार जिस तरह डिक्लास हुआ है वैसा बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। अंग्रेजी में डी क्लास कहते हैं। डी क्लास का मतलब होता है कि अपना वर्ग छोड़कर गरीब, मजदूर और मेहनत कश के साथ मिल जाना। राहुल ने आज वही किया है। इससे पहले नेहरू जी, अब नेहरू जी कौन थे? नेहरू जी पे इतने आरोप लगाते हैं ये लोग। नेहरू जवाहरलाल मोतीलाल के बेटे थे। वो मोतीलाल जिनकी एक पेशी की फीस उस समय इतनी ज़्यादा होती थी कि जिसके बारे में आज लोग सोच नहीं सकते जी। तो जवाहरलाल के पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो मतलब जिसे कहते हैं कि वाकई सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे जवाहर तो। लेकिन उन्होंने सब छोड़ के खादी धारण कर ली थी। गांधी जी के साथ थर्ड क्लास में यात्रा की थी। और वो दृश्य बड़ा मार्मिक दृश्य है, जब पहली बार मोतीलाल नेहरू ने देखा कि थर्ड क्लास के डिब्बे में महात्मा गांधी के साथ जवाहर बैठा हुआ है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोतीलाल जी ने कहा कि बापू, हमने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, आज एक बात कहना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, कहो। कहने लगे, आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, मैंने वकालत तो छोड़ दी है, फिर से शुरू कर दूंगा वकालत। आमतौर पे आपको हम बता दें कि जो वकील प्रैक्टिस बंद कर देता है दोबारा आमतौर पे शुरू करता नहीं है, फिर से शुरू कर दूंगा मैं। लेकिन ये थर्ड क्लास में प्लीज़ मत बैठिए, आप बैठेंगे तो जवाहर ही बैठेगा। गांधी जी ने कहा, पूछ लो जवाहर से, ये न बैठना चाहे तो। जवाहर ने कहा, नहीं, मैं तो इन्हीं के साथ थर्ड क्लास में ही बैठूंगा। तो वो जवाहरलाल नेहरू मिट्टी का तसला भी आपने उठाते हुए देखा, राहुल को उठाते हुए देखा, राहुल को सड़क पे धक्के मारते हुए, गिराते हुए देखा आपने। राहुल को धान का भी आप बता ही रहे थे, धान की रुपाई करते हुए, धान की रुपाई करते। राहुल के कई ऐसे दृश्य हैं, कई ऐसे सीन हैं। राहुल सड़क पे चलते हुए कोई गिर जाता है तो उसको उठाते हैं। तो ये जो डी क्लास होना है, गरीब के साथ घुल मिल जाना है। देखिए, ऊपर से बैठ के तो बहुत सारे लोग कहते हैं और सैद्धांतिक रूप से वो गलत भी नहीं होते, सैद्धांतिक रूप से सब मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वैसे ही हो जाना बहुत बहुत मुश्किल है। एक घटना और याद आ रही है, हम बता दें आपको। झांसी की बात है, मायावती का शासन था यूपी में, कोई एक आंदोलन था वहाँ पे, हम भी साथ में थे। और राहुल कमिश्नर के घर के सामने वहाँ धरना दे के झांसी में बैठ गए। 47-48 टेम्परेचर, दोपहर का टाइम, सड़क के ऊपर। हम भी एक्टिविस्ट रहे हैं जी, पत्रकार हैं, सब करना पड़ता है, लेकिन सड़क के ऊपर उस तरह बैठना, हम बैठे आखिर, लेकिन जिस तरह बिना झिझक के राहुल बैठ गए, बहुत कम लोग बैठ सकते हैं। तो ये जो है, आज की इस घटना ने बताया कि किस तरह राहुल जो है उन लोगों से जाके मिले। और ऑटो वाले का जो आप बता रहे थे, तो ऑटो वाला कह रहा है ऑटो वाले के पास भी जाएंगे वो। यही राहुल जो है हिंदुस्तान के सबसे बड़े एसेट हैं। आज राहुल को लोग नहीं समझ रहे हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, और ये वक्त आएगा जब लोग राहुल को समझेंगे। यही राहुल मजदूरों के साथ भी तो जाके बैठे थे। यही राहुल जब उदयपुर गए थे, अभी उदयपुर का जो सम्मेलन हुआ था, ट्रेन से ही तो गए थे राहुल, कितनी बातें बताएं, और उसमें रात भर जागते हुए हर स्टेशन पर उतर के लोगों से मिलते हुए। तो ये जो है, एक चीज़ होती है सैद्धांतिक, एक होती है आपका, जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं कि बिहार का डीएनए ऐसा है, फलाने का डीएनए ऐसा है। तो भैया, ये भी राहुल का डीएनए है बाप दादाओं का, कि जिसके अंदर गरीब के लिए पूरी संवेदना है। तो उसी के तहत राहुल ने ये किया है। और ये जो है, आप जो कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये बाजी पलटने वाला काम है। इन चीज़ों का जवाब दिया नहीं जा सकता, और कोई जवाब देगा तो वैसे ही होगा कि एक ही कपड़े पहने हुए एक आदमी यहाँ बैठ जाता है, दूसरे कपड़े पहने हुए वही आदमी वहाँ बैठ जाता है। उस तरह के जवाबों से राहुल का जवाब नहीं दिया जा सकता।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उस तरह के, और खासकर आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां राहुल गांधी के पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ, और वहां से लौट कर आने के बाद जब हमारी टीम वहां पहुंची, वहां एक लंबा चौड़ा हमने वीडियो लाइव किया था वहीं से दोपहर में। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तमाम लोगों से बातचीत, कहाँ क्या, और जिन जिन जगहों पे राहुल गांधी गए, कुलियों के जो जहां वो रहते हैं वहाँ भी राहुल गांधी जहाँ गए थे वहाँ भी हमारी टीम गई, और उन लोगों से भी कैसे रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे पकाते हैं, इन तमाम चीज़ों को राहुल गांधी ने समझा है, उनकी परेशानियों को समझा है। और ऑटो वाले, जो ऑटो चालक ने जो बात कही है वो बिल्कुल पॉलिटिकली, देखिए जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि कितने अब चाहे किसी भी क्लास के लोग हों, चाहे वो सड़क पे ऑटो चालक हों, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, या चाहे वो 5 स्टार होटल में बैठने वाले लोग हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ लोग बाहर तो निकलने लगे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे भी जरा समझूं कि क्या ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या ये जो हम यहां लिख भी रहे हैं और जिस पे चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, कि क्या सचमुच राहुल गांधी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के मंसूबों पे, बीजेपी की रणनीतियों पे? और सामने चुनाव है, और वैसे चुनाव के वक्त अगर राहुल गांधी ये तमाम चीजें करते हुए दिखे तो कहीं ना कहीं मंसूबों पर तो पानी फिरता हुआ दिखेगा ना। राजीव जी, राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि इस देश में एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने चाय बेची है, और वो व्यक्ति हजारों करोड़ के विमान में जाता है, महंगी कारों में 20-25 करोड़ की कार में जाता है, 2 लाख का पेन रखता है, 2 लाख का चश्मा पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है। लेकिन एक व्यक्ति जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के खानदान का, वो आदमी इतनी सहजता से एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह सबसे मिलता है, सबसे बात करता है। तो एक मैसेज लोगों के मन में ये जाता है कि देखिए, नेता हो तो ऐसा हो जो आम लोगों में घुल मिल जाए। जैसे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो एक बार वो थाने गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरी भैंस चली गई है, तो थानेदार ने कहा कि ठीक है, हो जाएगी, भैंस की रिपोर्ट तो लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे। तो उन्होंने कहा क्या करना होगा? बोले अर्जी लिख दो। तो चरण सिंह जी ने अर्जी लिखी कि साहब मेरी भैंस चली गई है, भैंस को पकड़ लाओ, और उन्होंने नीचे सील लगाई, चरण सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार। तो राहुल गांधी ने जो काम किया है वो लगभग वो याद दिलाता है कि जो बड़े नेता होते हैं, जो वास्तव में बड़े नेता होते हैं, उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं होती कि देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कितने महंगी चीजें वापरता हूँ। जो वाकई बड़ा होता है वो बड़ा अपने कर्मों से होता है, अपने व्यवहार से होता है। कोई मीडिया के दुकान पे जाके या ब्रांडिंग के जरिए कोई बड़ा नहीं होता। तो राहुल गांधी ने बहुत सहजता से आज गए, और कुलियों ने जो बात की, जो व्यवहार किया, उन्होंने हमें बता के आते तो हम कुर्सी की व्यवस्था कर लेते, यहाँ बैठना होता। हालांकि ये संभव नहीं था राहुल गांधी के लिए कि बताते, सुरक्षा का माकूल इंतजाम होना चाहिए उनके लिए। लेकिन जो भावना उस कुली ने व्यक्त की, जो भावना उस रिक्शा वाले ने व्यक्त की, रिक्शा वाले ने व्यक्त किया कि देश में राजनीतिक जागरूकता पहले जैसी नहीं है, बहुत बढ़ चुकी है। और दिल्ली में बैठा रिक्शे वाला जानता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने 25 लाख रुपए की बीमे की व्यवस्था की है, जबकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी ये व्यवस्था नहीं है, जो अपने आप को विकसित होने का दावा करता है। उसका 1/4 भी बीमा नहीं होता। तो ये बातें बता दी है, और बगैर गए राहुल गांधी ने, बगैर प्रचार किए, बगैर आम मीडिया का उपयोग किए, जिसे हम जो जन मीडिया कहते हैं, टेलीविजन चैनल कहते हैं, उनके बगैर राहुल गांधी ने अपना मैसेज दे दिया है कि मैं आप लोगों का आदमी हूँ, पीपल्स लीडर हूँ, मैं आपके बीच का आदमी हूँ, आपका नेता हूँ, और अगर आप मुझे जिस तरह रखेंगे, आप बिल्ला पहना देंगे, बिल्ला पहन लिया, आपने सिर पे सूटकेस रख दिया तो सूटकेस ले लिया, रेलवे स्टेशन पे चलने वाली जो गाड़ी होती है उसमें बैठ गए, उस पर कोई कुर्सी नहीं थी, बिल्कुल बेझिझक, बेखूब, बेबाक होकर उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। तो ये बताता है कि राहुल गांधी उस तरह ब्रांडिंग नहीं करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री करते हैं, वो है ही ऐसे। और ये लोगों ने देख लिया है, उनकी जो पदयात्रा थी 4000 किलोमीटर की, उसमें लोगों ने देखा कि एक सहजता से व्यक्ति जाता है, घूमता है, सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता है, कभी खेलता है मैदान में, अपने साथी सहयात्रियों का ख्याल रखता है, उनके सुख दुख में काम आता है, उनकी बातें करता है।
तो राहुल गांधी ने अपने हृदय अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी बुद्धि से तो लोग मानते ही हैं उन्हें कि नेता हैं, विजनरी हैं, वो जानते हैं कि देश पर क्या समस्या हो सकती है, क्या चुनौतियां देश के सामने हैं, आने वाली चुनौतियां क्या है, स्वास्थ्य के मामले में क्या है, आर्थिक हालात कैसे हैं, और हम दो हमारे दो की सरकार कैसी है। राहुल गांधी ने ये सारी बातें लोगों को बता दी। लोग मानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, लोगों से के बीच उठते बैठते हैं, उन्हें लोगों के दर्द का पूरा अंदाज है और वे दिखावे की कोई बात नहीं करते। तो लोगों को ये लगा कि ये बहुत राहुल गांधी हमारे बीच का आदमी है। कभी खेत में चले जाते हैं, कभी ट्रक में बैठ जाते हैं, कभी आम लोगों के बीच चले जाते हैं, और इसके सामने विकल्प के तौर पर राहुल गांधी की ये चीजें इसलिए ज्यादा लोगों की निगाह में आ रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो इवेंट में जाते हैं तो पहले से बता के जाते हैं। वो स्कूल के बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों को चुना जाता है, बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको प्रधानमंत्री जी से क्या पूछना है। वो महिलाओं से बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो महिलाओं को बता दिया जाता है कि आपको ये कहना है कि सब कुछ चंगा सा, अपने दिल की बात, अपने कष्ट प्रधानमंत्री जी को नहीं बताना है। और इसी शर्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कारोबार चलता है, उनकी पूरी राजनीति चलती है। और ये कारण देखिए विचारों की बात है। राहुल गांधी ने बगैर किसी दिखावे के बता दिया, भाई मैं आपके जैसा आदमी हूँ, मैं किसानों जैसा हूँ, मैं मैकेनिक जैसा हूँ, मैं रिक्शा वाले जैसा हूँ, और मैं इस देश का एक आदमी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वीवीआईपी हूँ, मेरे पिता इतने महान थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने अपने पिता का संदर्भ भी दिया हो तो बिल्कुल ऐसे दिया होगा कि वो मेरे पिता थे और मैं उनका पुत्र हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, बहुत महान थे। आज भिलाई में प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, और उन्हें एक साधारण आदमी ने डांट दिया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री मेरे पिता, जिनके सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता, उनके सामने एक साधारण महिला ने आकर कहा कि हमारे यहाँ की सड़क खराब है। वैसे देखा जाए तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि प्रधानमंत्री का काम सड़क सुधारना नहीं, नगर निगम का काम है, नगर पालिका का काम। लेकिन इस देश के लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उनकी बात सुने, उनकी बातों को समझ सके, उनके दिल का दर्द समझ सके। और राजीव गांधी ने जो प्रियंका से कहा था, प्रियंका तो छोटी ही थी उस वक्त, कि ये उनका काम है और मैं अपना काम कर रहा हूं, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये विनम्रता भी ऐसी है जो हर एक के बस में नहीं होती। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, किसी ने कहा कि पत्रकार ने पूछा कि आपने तो इतनी जीती हुई जमीन, जीता हुआ असलहा सब दे दिया, 1 लाख सैनिकों को छोड़ दिया। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि विजयी को विनयी होना चाहिए। आप हैं तो विनय होना चाहिए, आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अहंकार, ये हमारे शास्त्रों में भी कि अहंकार नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने उसका व्यावहारिक एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि हम अहंकारी नहीं हैं और हमें अहंकार की जरूरत नहीं है। और एक और बात देखिए कि कौन होता है, एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना। तो जिस चने के अंदर कुछ होता नहीं है, खाली पोला रहता है, वो चना बहुत बचता है, और जो ठोस चना होता है वो बचता नहीं है, उसमें से आवाज नहीं आती। जो खोटा सिक्का होता है वो ज्यादा तेज आवाज करता है और खरा सिक्का आवाज नहीं करता। राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो खोटा सिक्का जो होता है और जो ओरिजिनल सिक्का, दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, और यहाँ राहुल गांधी उस फर्क को बता रहे हैं। एक और बाइट सुनाना चाहता हूं और फिर आएंगे। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथी हैं, आप लोगों के विचार भी यहाँ सुनना बहुत जरूरी है। और सिर्फ राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द क्या राजनीति चल रही है, क्या यही सबसे बड़ी परेशानी है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, कि राहुल गांधी कल क्या कुछ सुबह करने वाले हैं, कल सुबह सुर्खियों में क्या कुछ आने वाला है, इसका पता नहीं रहता। और यहाँ के कुली भी यही कह रहे हैं। जरा सुनते हैं एक और बाइट, क्या कुछ बातें हो रही हैं यहाँ, सुनिए। कुछ लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को चमकाने के लिए किया जाए। तो मैडम वो राजनीति कर रहे हैं तो तुम भी तो आओ भैया हमसे मिलवे। एक आध तुम में से भी आ जाता हमसे मिलने, कोई दूसरा आ जाता, कोई भी ऐसा, कोई सांसद ही आ जाता, रेल मंत्री जी आए, हम मांग रख रहे थे, झाके भी नहीं हमारी तरफ, सीधा निकल गए। भाई टाइम दिया बंदे ने, 1.5 घंटा दिया, इतने बड़े बंदे ने हमारे पास। हम बस दिल से दुआ करें हमेशा जिंदगी में खुश रहे।
ये गद्दी सद्दी तो आती जाती रहती हैं, इनकी तो कोई बात नहीं, पर खुश रहे, हमारी ये दुआ उनसे बस। हाँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और खुलेगी। वो एक बात बोल के गए कि सब्र रखो, धीरे धीरे पब्लिक को समझ आएगी और एक दिन, आज नहीं तो खुल रही अभी तो दुकान, धीरे धीरे खुल जाएगी। आपने अपनी समस्याएं उनको बताई, तो क्या लगता है कि निवारण होगा उस समस्या? अब जी वो कोशिश करेंगे, वो खुद तो है नहीं है पावर में। अब वो जैसे मान के चलो मैं हूँ, इसकी मैं सुनूं नहीं सुनूं, ये कहने का हकदार तो है मेरे से, मानना तो मेरा काम है। अब मैं मानूं नहीं मानूं, तो वो रखेंगे आगे, बेचारे कोशिश करना है तो काम है उनका। उनको मतलब यहाँ पे उनका आना, काफी लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति चमकाने की काम की। जी नहीं, यहाँ बिल्कुल राजनीति का कोई इसमें नाम भी नहीं था, बिल्कुल ही ना कोई पार्टी का नाम आया था। सिर्फ उन्होंने हमारा दर्द जाना था, हमारे पास बैठे थे, 1 घंटा के लिए हमारे से टाइम दिया था। तो यहाँ राजनीति नहीं करने आए राहुल गांधी, यहाँ राजनीति चमकाने नहीं आए। वो आए, हमारे दुख दर्द को उन्होंने सुना और चले गए। लेकिन उसके अलावा जो सत्ता पक्ष है उससे क्या तकलीफें हैं, ये भी यहाँ के कुली जो हैं वो बता रहे हैं। संजय कुमार सिंह साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, और इससे क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, या राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे उनकी राजनीति खुद ब खुद चमक रही है? बिल्कुल, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे उनकी राजनीति चमक रही है। और उनको अगर राजनीति चमकती या प्रधानमंत्री बनना होता तो मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं कि वो तभी बन सकते थे जब बने थे। तो राहुल गांधी ने दिखाना है, मतलब मुझे अब लग रहा है कि वो साबित करना चाहते हैं कि हम इस योग्य हैं और बीजेपी क्या है। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि हम सरकार चलाने के लायक हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी को देखा 10 साल और जो समझे सो समझ गए, जो नहीं समझे वो मैं समझा रहा हूं। और बिना बोले वो अपनी राजनीति नहीं बता रहे हैं, बीजेपी की राजनीति समझा रहे हैं। तो राहुल गांधी के स्टेशन जाने से या कुलियों से मिलने से पहले भी कई लोगों से कर चुके हैं, तो बीजेपी को तो समझ में आता, तो समझ में आ गया होता कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं तो कल किसी और समूह के पास चले जाएंगे। लेकिन इसका कार्ड बीजेपी के पास क्या है? कुछ नहीं। महिला आरक्षण विधेयक, विशेष सत्र, तो बीजेपी के पास क्या है वो खुल के सामने आता जा रहा है। और राहुल गांधी के पास क्या है, या कांग्रेस के पास क्या है, या इंडिया गठबंधन के पास क्या है? मतलब मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन भी बना लिया। तो उसके जवाब में कांग्रेस के पास क्या है वो दिखाई दे रहा है, और उसमें बीजेपी कैसे रिएक्ट कर रही है वो दिखाई दे रहा है। तो अब ये उनकी राजनीति है, वो राजनीति करने के लिए मैदान में है, राजनीति करने का काम है, राजनीति उनका काम है, उनका पेशा है, सांसद है, तो राजनीति करेंगे ही, कर ही रहे हैं। तो वो तो अपनी जगह कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि उनकी राजनीति सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रही, बीजेपी के बारे में भी बताती जा रही है साथ साथ। और मैं उस ऑटो वाले की बात और कुली की बात सुन करके आश्चर्यचकित हूं कि उनका ये लेवल है और उन तक ऐसी सूचनाएं हैं, या उनकी समझ का ये स्तर है। और दूसरी तरफ भाजपा व्हाट्सएप पे जो प्रचारित कर रही है, व्हाट्सएप पे जो प्रचारित कर रही है वो हम लोगों के साथ रहने वाले, काम करने वाले लोग हैं। उनमें से एक ही मित्र का आज मैं अभी पढ़ रहा था, थोड़ी देर पहले मुझे दिखा कि उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि गठजोड़ वाली सरकार की कुछ समस्याएं होती हैं और वो कुछ काम नहीं कर पाती है। ये मनमोहन सिंह ने कहा था, हम सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने ये लिखा है और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी नहीं जीतेगी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो वैसी ही होगी जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था। मुझे लगता है कि अगर वैसी सरकार भी हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार से बहुत अच्छी होगी। अब ये कहने की जरूरत नहीं है, वो रिक्शा वाला, ऑटो वाला सब लोग समझ गया, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। रिक्शा वाला समझ रहा है, वो कुली समझ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो काम हो रहा है वो इस लेवल पे हो रहा है कि बीजेपी को शायद अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि वो कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। मैंने जो ये संसद का विशेष सत्र बुलाना और महिला आरक्षण विधेयक पेश करना, जो तथाकथित मास्टर स्ट्रोक हो सकता था या बनाने की कोशिश की गई, उसका जो हश्र हुआ, उसका जो परिणाम मिलेगा वो हम सब लोग अब समझ चुके हैं। तो इनके काम करने का लेवल ये है, और ये देखने के बाद है कि राहुल गांधी कैसे काम कर रहे हैं। जैसा उसने कहा अभी कि बीजेपी से तो कोई आ सकता था, रेल मंत्री तो बात कर सकते थे। तो अगर वहां ये लेवल है कि सब देखने के बावजूद अभी तक कोई इस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का इफेक्ट जो वो कर रहे हैं उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। और यही राजनीति है। इसी में से हम लोगों को चुनना है, या कोई भी चुनेगा कि इनमें से दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। जाहिर है कौन अच्छा लगेगा, कि कौन अच्छा लगना चाहिए। तो राहुल गांधी अब राजनीति ही कर रहे हैं
लेकिन वो बता के नहीं कर रहे हैं कि मुझे वोट चाहिए इसलिए मैं महिला आरक्षण विधेयक ला रहा हूं। महिला आरक्षण विधेयक पे अलग से बहुत अच्छे से बात की जा सकती है कि वो क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, क्यों अभी तक पास नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, वो अलग विषय है। लेकिन वो वोट लेने के लिए वो कोशिश और उसके बदले में या उसके जवाब में राहुल गांधी का आम लोगों के बीच, कुली के बीच चले जाना एक चीज है, और उस पर उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी आईटी सेल का ये कहना कि उन्होंने पहिए वाली अटैची उठा ली थी, मूर्खता, नालायकी और बेवकूफी की हद है। माने वो अभी तक वही है। ठीक है, उनको एक समय इससे वोट मिला, लेकिन 10 साल में वो ये समझ नहीं पाए कि अब उसका उल्टा असर हो रहा है। ये उनकी नालायकी की हद है। मतलब उन लोगों ने, बीजेपी आईटी सेल ने यही प्रचारित करने या समझाने की कोशिश की है कि राहुल गांधी ने पहिए वाली अटैची को उठा लिया सिर पे, तो वो नहीं जानते कि पहिया घसीट के चलता है, क्योंकि वो सूटकेस लेकर नहीं चलते हैं। मतलब अगर ये लेवल है इनके सोचने और समझने का, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं। और जाहिर है वो 10 साल से इस पद पे बने हुए हैं और यही काम कर रहे हैं, और उनको कोई देखने बताने वाला नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो बेवकूफी कर रहे हो। अगर उससे वोट मिले भी तो क्या वो वोट लेने का तरीका होना चाहिए। एक तरफ जो राहुल गांधी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आईटी सेल कुछ कर रहा है और वो बहुत प्रभावशाली है, उससे वोट आ भी रहा है, तो क्या वो करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी में या पूरे संघ परिवार में ये देखने बताने वाला कोई नहीं है कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये अंतर है और वो दिख रहा है, उसका फायदा देर सवेर होगा ही। राजीव जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस विषय पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। जो आईटी सेल ने जो दिखाया है, अब भाई अगर मैं घसीट के नहीं लेके चलना चाहता हूं, हालांकि कई सारे विजुअल्स आ गए, मैं चाहता हूं कि कोई कुली मेरा सामान उठा के ले आए, कोई पोर्टर उठा के लेके जाए, उसमें क्या तकलीफ है? और राहुल गांधी अगर उठा के ले जा रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और राहुल गांधी ने जिसका उठाया वो भी उस प्रधान ने बताया कि वो ऐसा नहीं था कि सिंबॉलिक था। राहुल गांधी ने किसी पैसेंजर का वो की ट्रॉली उठा करके वो अपने सिर पर लेके गए हैं, सूटकेस उठा के लेके गए हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि वो सिंबॉलिक उठा के ले गए। लेकिन जब चर्चा ऐसी हो रही है तो इस चर्चा में ना हम लोगों को फंसना चाहिए जो आईटी सेल कर रहा है, और ना ही खासकर कांग्रेस के लोगों को फंसना चाहिए। कांग्रेस के लोग सुबह से लग गए वहां जस्टिफाई करने में, अलग अलग विजुअल्स देने में कि देखिए ये कुली भी उठाता है। क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं? आपके नेता इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप उसको उसके 4-5 विजुअल को बढ़ाइए, आप डीबी लाइव के विजुअल्स को शेयर कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, न कि आप वो उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। खैर, आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, फिर सिंह साहब के पास में आऊंगा। जरा आप तमाम लोगों की बातों का विश्लेषण वो बहुत शानदार ढंग से करते हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं और उस काम से जितनी परेशानी, कभी धान की रुपाई कर देते हैं भाई, कभी वो जाकर के वहां मोटर बाइक रिपेयरिंग सीखने लगते हैं, कभी वो चले जाते हैं सब्जी मंडी में, ये जो काम वो कर रहे हैं, कभी वो छात्रों के बीच चले जाते हैं मुखर्जी नगर में, ये जो काम कर रहे हैं। और ये काम आज का नहीं है, आज की तारीख में ये काम ज्यादा बढ़ गया है। ये काम सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक पहुंच रहा है, लेकिन पहले भी ये काम करते थे। जो विजुअल्स अभी हमने दिखाए, नियामगिरी तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको, और ये तो खानदानी है। उनके परनाना भी आप देखिए, नेहरू जी, वो भी वही काम कर रहे थे। तो ये जो काम है, नेताओं को ये काम तो करना चाहिए, लगना चाहिए कि हम आपके बीच के हैं। जो काम कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काम उनको नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जननेता तो तभी आप बनेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहां से इनकी राजनीति कितनी चमकती है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। ये राजीव जी देखिए, ये सारी जो कहानी शुरू हुई थी, ये एक अंतर से शुरू हुई थी। अंतर मतलब कंट्रास्ट। 2013 में 14 में क्या हुआ था, जब इनका मोदी जी का समझिए उद्भव हो रहा था, प्रादुर्भाव हो रहा था, और राहुल गांधी का एक तरफ से ब्रांडिंग, उनके विपरीत ब्रांडिंग करके उनका जो अवसान किया जा रहा था, तो हर बात में कंट्रास्ट दिखाते थे। कंट्रास्ट कैसे दिखाते थे कि भाई 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखिए हमारे पास एक ऐसा नायक है जो गुजरात में सफलता के महान झंडे गाड़ कर आ रहा है। मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि हार्वर्ड नहीं चाहिए इस देश को, हार्ड वर्क चाहिए। तो हार्ड वर्क कौन कर रहा है? हमारे मोदी जी कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके की तमाम तरह की जो चीजें थी, बताया गया कि भाई देश ये जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में फर्क है कि हम राष्ट्रभक्त हैं,
वो देशद्रोही है, वगैरह वगैरह। मतलब हर बात में कंट्रास्ट दिखाना कि हम बेहतर हैं और वो खराब है। अब धीरे धीरे चक्र जो है वो उल्टा चलने लग गया है। अब वापस फिर वहीं पर कहानी जो कंट्रास्ट यानी अंतर से शुरू हुई थी, अंतर पर ही खत्म होने जा रही है। वो ऐसे कि अब लोग ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत ही नैसर्गिक लगता है। ये स्वाभाविक रूप से जाते हैं, काम करते हैं। अगर वहां पे वो खाना खा रहे हैं तो अपने महिलाओं के साथ, महिलाएं कहती कि हमें आपके घर जाना है, दिल्ली देखनी है, तुरंत तो फोन लगा देते हैं प्रियंका गांधी को। ये तो प्रायोजित नहीं है, लोग इस बात को समझ सकते हैं। हाँ, प्रायोजित क्या है कि आप एक सम्मेलन में गए हैं गोवा शायद, और समुद्र के किनारे जाके आप वहां पे कचरा बिनने लग जाते हैं, आप प्लास्टिक उठाने लग जाते हैं। दिख रहा है कि बकायदे पानी मारकर आपके मतलब बगल में जो है वो पसीना बहाया जा रहा है, नकली पसीना तक नकली बनाया जा रहा है। काली टी शर्ट आपने मोदी जी ने पहनी है और शायद लोअर वैसा किस्म का पहना हुआ है, आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। क्या ऐसा संभव है? कोई भी समझदार आदमी समझ जाएगा कि सारा का सारा जो है प्रायोजित है। अभी आप बता रहे थे कि कुम्हार और मोची एक ही व्यक्ति को बना दिया गया है। तो भाई देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति एक्टिंग का काम करेगा तो अच्छा खासा पैसा लेगा। तो उस बजट में एक ही आदमी अगर दो काम कर लेता है तो क्या बुरा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जनता की आंखें बड़ी पारखी होती है, वो जान जाती है कहां कहां गड़बड़ हो रही है। कुछ दिनों पहले मोदी जी एक मेट्रो में गए और मेट्रो में जिस लड़की से बगल में बैठ के बात कर रहे हैं, जिस लड़की को एक यात्री बताया, वो पता चला कि बाद में वो तो दिल्ली के किसी कॉलेज की एबीवीपी की कोई छात्र नेता है वो। तो लोग तो तुरंत पकड़ लेते हैं, वो जान जाते हैं कि कहां से आप क्या कर रहे हैं। तो उन्हें, लेकिन अभी तक पूरा के पूरे मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा का पूरा आईटी सेल ये समझ रहा है कि केवल हमें को फोटोशॉप करना आता है या केवल हमारे ही पास जो है इस तरीके का ज्ञान है, बाकी लोगों के पास ज्ञान नहीं। वो नहीं जानते कि दुनिया, देश दुनिया जो है आपके बराबर क्वालिफाइड है, आपके ही बराबर की वो भी समझदार हो चुकी है। अब इस तरीके से लोग अब समझने लगे हैं कि क्या नैसर्गिक है और क्या कृत्रिम है। एक फोटो का पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा, निश्चित देखा होगा, जैसे किसी सिनेमा का पूरा स्टूडियो बनता है वैसा एक पूरा का पूरा चबूतरा बनाया गया है। उस चबूतरे के किनारे एक नकली पेड़ लगा है, उस नकली पेड़ से टिककर मोदी जी जो है एक किसी गरीब महिला के दुख दर्द को जान रहे, देख कुछ पढ़ सुन रहे हैं। पता नहीं है कि वाकई कोई सही है गलत है, मैं नहीं जानता, लेकिन इसी तरीके का एक फोटो भी इस दौरान बहुत वायरल हो रहा है। जो काम कुछ समय पहले आईटी सेल करता था, अब वही काम जो है जनता करने लग गई है। इसके पीछे मुझे लगता है कि किसी पार्टी का कोई आईटी सेल काम कर रहा है, अभी जनता ही कर रही है और जनता ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को जवाब दे रही है। तो जो कहानी आपने कंट्रास्ट से पैदा की थी, वही कहानी जो है अब कंट्रास्ट से ही खत्म होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी की इतनी बड़ी रणनीति थी, इस रणनीति को राहुल गांधी, देखिए केवल बाहर उसके राहुल गांधी जो है केवल बीजेपी की रणनीति को संसद के बाहर नाकाम नहीं कर रहे हैं, संसद के अंदर भी कल उन्होंने नाकाम कर दिया। उन्होंने समर्थन तो दिया महिला आरक्षण को, ये अच्छी बात है। ये महिला आरक्षण कहना ज्यादा आसान है राजीव जी, वो वंदन चंदन अभिनंदन वाला जो मामला है वो सब बाकी जगह अभिनंदन समारोहों के लिए ही रख दिया जाए तो बेहतर है। तो कुल जमा तो वहां पे भी उन्होंने अपनी उस बात को स्पष्ट किया कि मतगणना होनी चाहिए और तत्काल जो है ये लागू होना चाहिए। तो बीजेपी निश्चित रूप से इस समय राहुल गांधी से परेशान है। और आप एक चीज और माइंड कीजिए कि राहुल गांधी इतना बड़ा गठबंधन बन गया, इतनी सशक्त कांग्रेस बन गई, लेकिन अभी भी वन मैन आर्मी जिसको बोलते हैं, उनके साथ कोई नहीं था कांग्रेस का नेता, उनके साथ कोई गठबंधन का कोई व्यक्ति नहीं था। और ये सारा कुछ जो कमाल या धमाल आप जो भी कहिए वो अकेले ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप मुद्दों के आधार पर शायद कहीं कहीं दबा सकते हैं कांग्रेस को, गठबंधन को, उसको घमंडिया कह दिया, उसके बारे में पुरानी उसकी बातें निकाल दी, ये बता दिया कि किस प्रकार से महिला आरक्षण को जो है आपने ही नाकाम किया या नहीं आने दिया 2010 में या 2008 में, जो भी है। लेकिन इसका क्या करेंगे? अब राहुल गांधी जाते हैं, किसी भी लोगों से मिलते हैं, सामान्य लोगों से मिलते हैं, और उसके बाद वहां पर जो लोग खड़े हैं वो इतने प्रशिक्षित हैं कि कभी कभी तो राजीव जी मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो ऑटो में बैठा हुआ था तो किसी अच्छे चैनल पे, आपके भी चैनल पे पैनलिस्ट बनने के भी लायक है वो, और बहुत अच्छी जानकारी थी उसकी, या संभवतः वो बिहार से भी हो सकता है, क्योंकि बिहार के लोगों का जो राजनीतिक जो ये होता है ज्ञान होता है बड़ा जबरदस्त होता है। इतना अद्भुत बोल रहा है ये व्यक्ति कि मुझे लगता है इसके वीडियो जो है कांग्रेस को जगह जगह सब जगह प्रसारित करना चाहिए
ये सारा कुछ समझ गया है कि पिछले 9 साल 10 सालों में किस प्रकार से बेवकूफ बनाया गया है, वो सारा समझ चुका है राजीव जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अकेले जो है वन मैन आर्मी के रूप में बीजेपी को ध्वस्त करने के लिए काफी नजर आ रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं जरा एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, ये जो ऑटो रिक्शा चालक हैं ये भी राहुल गांधी जब पहुंचे थे आनंद विहार में स्टेशन पे, तो ये साहब भी थे और भी ऑटो वालों से मुलाकात राहुल गांधी की हुई, और ये कह रहे हैं लास्ट में कि हाँ ऑटो चालकों से भी मुलाकात राहुल गांधी करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन इनके ज्ञान को देखिए, हर तमाम पहलू पे ये बंदा बहुत आसानी से और बातें अपनी रखते हुए, जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, जो पहले जुड़े हैं वो सब सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनिए जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं। वो जब आए तो उनके आने को लेकर के यहाँ पे कहा, मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने के लिए काम किया। 15 लाख पे राजनीतिक नहीं हुई थी, राम मंदिर राजनीतिक नहीं हो रही है। मतलब राहुल जी हम गरीबों से मिले तो राजनीतिक है। वहाँ 3 जवान शहीद हो गए हमारे कश्मीर में, वहाँ मैयत हो रहा है, यहाँ फूल बरसाया जा रहा था ये कोई मोदी जी, वो राजनीतिक नहीं है। जो अभी हम इंडिया वालों को तो गाली दे सकते हैं ना, मोदी जी ये तो सब मुमकिन है, अब हम इंडिया वालों को गाली भी दे सकते हैं। क्यों? इंडिया वाले विपक्ष वाले हो गए। अभी तक इंडिया, आई लव माई इंडिया, इंडिया, अब इंडिया वाले को हम गाली भी दे सकते हैं। क्यों? विपक्ष वालों ने इंडिया नाम रख लिया अपने पार्टी का। यही राजनीतिक है। ऑटो ड्राइवर से क्या चाहते हैं कि वो ऑटो ड्राइवर से भी आकर के मिले एक बार? कई बार मिले हैं, मिलेंगे, उनके लिए कोई संभव नहीं है। वो किसान से भी जाके मिले, गाजीपुर में जाके मंडी में से मिले, वो किसी से भी मिलते। आज कुली भाई लोग से मिले, कल हमसे भी मिलने आएंगे। और कुली भाई से क्या, हमसे भी मिले वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सब एक थे। आप मिले थे तो फोटो होगा आपके पास? ये देखिए, क्या बातें हुई बताए तो किसान अभी कुली भाई का समस्या सुनने आए थे वो। ये देखिए हमने मिला। अच्छा ये आप है ना? हाँ ये आप देख सकते हैं, ये फोटो ये सुबह की वीडियो है जब हाँ राहुल गांधी आए हुए थे, और ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये भैया हैं की बात कर रहे हैं। अभी सिलेंडर का दाम कम हुआ है, गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर का दाम के बारे में तो सुमिति ईरानी अच्छा बताएगी। 400 का हुआ था तो 6-8 दिन तक धरना दी थी, 1200 का हो गया, एक बार मुंह से बोली भी नहीं निकल रहा है। इनके बारे में तो सुमिति ईरानी से ज्यादा पूछिए। राहुल गांधी का जो ये पहल है वो कैसा लग रहा है आम जनता को? कर्नाटका में क्या अच्छा किया, सब कुछ सस्ता कर दिया। कर्नाटका में उनका सरकार है, वैसे यहाँ भी आएगा, यहाँ भी अच्छा होगा, सब जगह अच्छा होगा। प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि पिछले 75 साल में देश को कंगाल बना दिया है। सही बात है, बिल्कुल कंगाल बना दिया है। एयरपोर्ट बेच दिया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने भाई साहब रेलवे बेच दिया, राहुल गांधी ने LIC बेच दी, राहुल गांधी ने कोयला बेच दिया, राहुल गांधी ने सब कुछ बेच दिया। गांधी परिवार ने दिया क्या हिंदुस्तान को? और आज़ाद हम लोग 2014 में हुए है ना। राहुल गांधी नहीं देते, बेच कहाँ से रहते? अब्बागंज से लाए थे। तो सुन रहे थे सिंह साहब, जरा राहुल गांधी ने 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, एक कटाक्ष, एक व्यंग, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण। ये ऑटो चालक वाले जो हैं, ऑटो रिक्शा वाले जो चालक हैं, ये काफ़ी एजुकेटेड, और वो भी पॉलिटिकली एजुकेटेड दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर कोई इस ढंग से तमाम मसलों पे हर सवाल का जवाब हर अंदाज में दे, और एक देखिए कि एक मुरीद बना हुआ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी का, और जो कुछ अभी हो रहा है इसकी चर्चा भी, आप ठीक है भक्ति करें, अंधभक्ति करें, कुछ भी करें, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा अगर कोई करता है, उस पर अपनी बात, अपने विचार रखता है, तो ये बड़ी बात है। वो यहाँ दिखाई सुनाई, और तमाम इससे पहले कुलियों के बीच जो राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां भी वही चीज हम देख रहे हैं। तो ये राजनीति, जरा आपका नजरिया इस पर समझना चाहता हूं कि ये राजनीति जो है वो क्या देश की पूरी राजनीति की दशा दिशा को बदलने में और उस मतलब कामयाब होगी नहीं होगी, इस सवाल पे न जाऊं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपको कि आज की तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति को उस दिशा से अपनी दिशा में बदल दिया है, या एक नई राजनीति की लाइन उन्होंने खड़ी कर दी है, जहां आपको बार बार आकर झांकना पड़ता है, ताकना पड़ता है कि पता नहीं कल सुबह एक बंदा कर क्या लेगा, कहां पहुंच जाएगा, क्या करेगा। ये अब एक चीज तो है मीडिया के, हम लोग भी सुबह सुबह देखते हैं उठा करके कि राहुल गांधी कहीं और तो नहीं पहुंच गए, इसलिए भी जरा आपसे समझो।
जी अभी मैं ये ऑटो ड्राइवर का जो बयान सुन रहा था, जो बात वो कह रहे थे, इस बात से एक चीज तो ये प्रमाणित है कि पिछले 10 साल में आईटी सेल ने जो गंद फैलाई है, जो लोगों के दिमाग को प्रदूषित किया है, उसका कोई बहुत ज्यादा असर अब नहीं रहा। और ऑटो ड्राइवर का जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है, निश्चित रूप से वो पढ़े लिखे होंगे, तभी सारी चीजें जानते हैं। और पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी डॉक्टर पासपोर्ट जी ने कहा कि वो बिहार के होंगे, तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों में राजनीतिक चेतना जबरदस्त होती है। आप कहीं भी बिहार में चले जाइए, क्योंकि मेरे बहुत से रिलेशंस बिहार में हैं और संजय जी के जिले में है, उसके अगल बगल के जिलों में आना जाना कभी कभार होता रहता है। लेकिन जब वहां रात में हम लोग बैठ के बात करते हैं तो राजनीतिक चेतना की बात आप सुनते हैं, वहां अंधभक्ति की बात नहीं सुनती है और खुल के बात होती है। दूसरी चीज ये उन्होंने कहा कि 2014 में हम आजाद हुए हैं, तो जिस तरह का दुष्प्रचार फैलाया गया कि 2014 के पहले देश में कुछ भी नहीं था, जो मोदी ने किया वही सब हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अडानी का ये कहना कि एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच धारणा बनती चली जा रही है कि सब कुछ जो है किसी एक व्यक्ति के को लेकर बेचा जा रहा है। और जैसा कार्टून भी आया, कार्टून मैंने देखा नहीं है, मुझे मिलेगा तो मैं शेयर भी करूंगा, आया है कि साहब सर पे एक अटैची रखे हैं जिस पर अडानी लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति का इस स्वरूप का स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, कल कहा कि ईश्वर ने उन्हें इस महान कार्य के लिए चुना है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ईश्वर ने इस महान कार्य के लिए आपको चुना है, लेकिन ईश्वर ने क्या आपको नोटबंदी जैसे महान कार्य के लिए भी चुना था? ईश्वर ने आपको कोरोना के दौरान लॉकडाउन में जो हजारों लोग जमीन पर घिसटते हुए पैदल अपने घरों की तरफ गए थे, 700 लोग उससे मरे तो उसके लिए चुना था। किसानों के आंदोलन में 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए, और जब आपने कह दिया कि साहब वो क्या हमारे लिए मरे, तो इसलिए भी चुना था। नोटबंदी में जब आप जापान में कह रहे हैं घर में शादी है और पैसे नहीं है, तो क्या ईश्वर ने आपको इसलिए चुना था? ईश्वर को किनारे करिए, आपको जनता ने चुना है, और जनता ने इसलिए चुना है कि आपके घोषणा पत्र में बड़े अच्छे वादे थे, लोक लुभावन वादे थे, जनता को वो पसंद आया था। आपने आश्वासन दिया था आप ये काम करेंगे, लेकिन 9-9.5 साल के इस राज करने के बाद जब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को संतुष्ट कर सकें, जो कहना चाहते तो कह नहीं सकें। अब कानून की बात ले लीजिए, 2014 में जैसे ही सरकार आई, काले धन की बात की तो उन्होंने हमने कमेटी बना दिया। उस कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई, और जब पूछा जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी ने जो निवेश किया है शेल कंपनियों के द्वारा, वो किसका है, तो आप लोकसभा की कार्रवाई से बयान हटा देते हैं, आप प्यूरेटिव एक्शन लेने लगते हैं, अपने गुर्गों को चढ़ाकर आप सजा करा देते हैं, मकान छीन लेते हैं, और ये किसी सामान्य आदमी का नहीं कर रहे हैं आप इस देश के आज के सबसे लोकप्रिय नेता का कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी आज से नहीं, बल्कि जिस दिन से राजनीति में आए हैं, 2004 से जब से वो सांसद बने हैं, तब से वो उनकी एक पारिवारिक विरासत है। और जिसे आप परिवारवाद कहते हैं, इस परिवारवाद पे शर्म नहीं, इस परिवारवाद पे गर्व करना चाहिए कि इस परिवार ने देश को मोतीलाल नेहरू से लेके और राहुल गांधी तक ऐसे लोगों को दिया है जो जनता के बीच बराबर जुड़े रहे, और अपनी मजबूत हैसियत के बावजूद भी वो जनता की बात के, जैसे कि शकील अख्तर साहब ने कहा कि डी क्लास किया है। डी क्लास करना बहुत बड़ी चीज है, डी क्लास तो मोदी जी ने भी किया है, लेकिन उन्होंने डी क्लास दूसरी तरफ किया है, ये अपना डी क्लास भूल गए हैं। और रहा सवाल ये सेट बनाना, मोची और कुम्हार का सेट बना के करना, एक छोटी सी चीज मैं याद दिला दूं, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी इन्होंने लाल किले का सेट बना के भाषण दिया था, उसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी। प्रश्न ये है कि आप किस रूप में जनता के सामने आना चाहते हैं? बेरोजगारी की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात यह कि रेलवे पुलिस कह रहा है कि साहब हम अपना ज्ञापन देने के लिए रेलवे मंत्री को कहते रह गए, वो कोई नहीं आया, रेल मंत्री नहीं आ सकते हैं, तो रेलवे बोर्ड का कोई अफसर आ सकता है, इनको भेजा जा सकता है। मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी के दिमाग में यह भी होगा कि अगर रेल मंत्री चले गए और वहां उन्होंने पॉपुलैरिटी ले ली, उन्होंने सोशल मीडिया पर मीडिया फुटेज ले लिया, या टीवी में वो आ गए, तो उनका पत्ता कट जाएगा। आज पुरानी संसद
से नई संसद भवन में लोग आए हैं, नई संसद के लोकार्पण पे और पुरानी संसद से नई संसद के परिवर्तन पर जब इतिहास के सारे पल क्षण याद किए जा रहे थे, तो उस समय इसी संसद के अभिन्न अंग द्रौपदी मुर्मू अनुपस्थित थी। उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया गया? लेकिन जब राष्ट्रपति बुलाई जाती तो सारा इतिहास वो बताती, फिर इनका कौन सुनता? प्रश्न ये है कि आप अपने को थोपने की कोशिश कर रहे हैं और यही आईटी सेल कर रहा है। मैं इस बयान से इस बात में मुझे एक बात कह के मैं खत्म करूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि 10 साल से जो जहर और जिस तरह का बयान दे दे के गोदी मीडिया लोगों को भरमा रहा था, अब मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत कुछ असर लोगों के दिमाग में है। वो कुहासा छट चुका है और राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव हैं, जिस तरीके से सरप्राइज एलिमेंट उनके में है, कभी वो धान के खेत में चले जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक के यहाँ चले जाते हैं, कभी रास्ते में ट्रक रोक के चल के रास्ते पर उससे बात करते जाते हैं, कभी आज कुलियों के यहाँ चले गए, कल के दिन कुछ और कर लेंगे, भारत जोड़ो यात्रा वो कर ही चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इनका कुछ जवाब दे सके। तो ये कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन में और गलतियां करेंगे। अभी देखिएगा आगे बदहवासी में क्या क्या हम लोग देखते हैं। बिल्कुल, आगे बदहवासी में हम क्या क्या देखेंगे, लेकिन बिल्ला नंबर 756 और नाम है राहुल गांधी, आगे वो क्या क्या करेंगे जरा वो भी समझना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, ये बिल्ला नंबर 756 से कुछ मिलता जुलता है, ये जानबूझ के चुना गया था या जरा समझाइए। राजीव जी, अब जानबूझ के तो नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें सामने आई हैं, हमारी रिपोर्टर तो गई है, जमीन पे गई है और वहां मिलकर के आई हैं। तो ये इत्तेफाक की बात है राजीव जी कि 56 को जो है वो उल्टा करने 756 मिल गया। तो कहावत है कि शेर को सवा शेर मिलता है, तो 56 को 756 मिल चुका। मुझे लगता है कि आज की इस घटना का संदेश ये भी है कि अब कहावत बदल जाएगी, शेर को सवा शेर मिलने वाली अब कहावत हो जाएगी 56 को 756 मिल चुका है। ये कहावतें भी बनना शुरू हो जाएगी, मुझको ऐसा लगता है। कुल मिला के राजीव जी देखिए, जो भी कुछ हुआ है तरीके से हुआ है वो सब यकायक हुआ है, और यकायक ही बहुत सी सारी चीजें हुआ करती हैं। लेकिन 56 इंच जो हुआ था वो तो राजीव जी वो तो बाकायदा तयशुदा कार्यक्रम के तहत हुआ था। उसे कॉर्पोरेट मीडिया ने बनाया था कि 56 इंची है और 56 इंच बहुत कुछ जो है करता है। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है ये यकायक हो रहा है। और जिस तरीके से देखा हम लोगों ने कि वहाँ के कुली जो है साफ साफ बात कर रहे हैं और अपने मन की बातें कह रहे हैं, और जो एक कुली है उनमें वो साफ साफ कह रहा है कि भाई ये आदमी जो है ये सुनता है, दूसरा आदमी मन की कहता है। तो जो अंतर जो है राजनीति का जो होना चाहिए, जो राहुल गांधी जिसके लिए बहुत लंबी लकीर खींच रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लंबी लकीर को पाटना जो है ये किसी भी 56 इंच के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 756 इंच की जो लंबी लकीर खींच दी गई है कि जो मन की बात सुन रहा है और मन की बात कह नहीं रहा है, बल्कि वो जो मन की बात सुन के आता है उसको करना चाहता है किस तरीके से। एक जो है रिक्शा ऑटो वाला जो है वो बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ जो है राहुल गांधी ने सुना, वहां कर्नाटक में उनकी सरकार ने उसको लागू कर दिया। तो यानी कि ये संदेश अब लोगों के बीच जा रहा है कि राहुल गांधी लोगों की मन की बात सुनते हैं और जहां उनका अधिकार चलता है, जहां उनकी बात चलती है, वहां लोगों की मन की सुनी बात को लागू कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि ये 56 के लिए जो है ये 756 बहुत कठिन चुनौती राजीव जी पेश होने जा रही है 2024 में। अब 56 इंच जो है वो क्या करता है ये तो देखने वाली चीज होगी कि क्या नौटंकी होती है, क्या होता है, आईटी सेल क्या करता है। अब यही आईटी सेल राजीव जी अगर आज खामोश बैठ जाता तो भी ठीक था, लेकिन आईटी सेल जिस तरीके से सूटकेस को लेकर के चला, अब प्रशांत जी बता रहे हैं कि कार्टून बनना शुरू हो गए कि अडानी का बोझ जो रख दिया राहुल गांधी ने 56 के सिर के ऊपर में। लेकिन जो आप देखिए राजीव जी कि आज महिला आरक्षण पर जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, कॉर्पोरेट मीडिया है, उसको दिन भर चर्चा करनी थी, वो आज मजबूर हो गया कि दिन भर जो है वो इन कुलियों की चर्चा करे और राहुल गांधी की चर्चा करे। तो ये अंतर जो है ये बड़ी चुनौती एक जो है वो मुझे लगता है 56 के लिए 756 ने खड़ी कर दी है। और ये इत्तेफाक की बात है राजीव जी कि वो 756 जो है वो लाल रंग का पहने हुए कोट जो है वो खुली है, और इस लाल रंग के निशान से भी बड़ा खतरा लोगों को लगता है। और ये जो है और आज जो एक जो सोशल मीडिया पे हैंडल है रागा के नाम से, उसने अपना जारी किया है राहुल गांधी का वीडियो, उसमें उसने वो गाना भी चलाया है कि हम मेहनत कर जिस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, बाग नहीं खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यानी कि अब सारी दुनिया मांगने की बात जो है वो शुरू हो चुकी है।
तो जो अडानी और अंबानी के पैरोकार हैं, उनके जो ताबेदार हैं, उनको लगता है 756 से सावधान होने का समय आ गया है। जी स्वामी जी, 56 इंच सीना ठोकते हैं और 756 सिर पे बोझ उठाते हैं, ये दोनों के फर्क को जरा बताइए। 56 इंच सीना ठोक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 56 इंच का सीना, इसलिए यहाँ 56 की बात, लेकिन 756 बिल्ला नंबर 756। और यहाँ पर जो बातें सुबह से चल रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात यही कि बार बार राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द, उन्हीं के आसपास केंद्रित नजर आ रही है। ये कौन सी राजनीति हम देख रहे हैं इस देश में? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये जो 56 इंच है ये जुमला है, किसी दर्जी से नपा लीजिए, 38 से ज्यादा नहीं निकलेगा, 56 जुमला है। खैर राहुल, देखिए एक एचआर का मैं एक सिद्धांत, आप भी इसे महसूस करते होंगे, जब एक ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर किसी को रिक्रूट करता है, ये देखता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और जो व्यक्ति ढूंढ रहे हैं उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसको मैच करता है, राइट। अब आप देखिए राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को आप जरा इवेल्युएट कीजिए। ये वो राहुल गांधी है जो सबसे गरीब और मेहनतकश आदमियों से भी मिल रहा है। ये रघुराम राजन के साथ बैठ के इकोनॉमिक्स भी डिस्कस कर रहा है। ये विश्व के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठ के अंतरराष्ट्रीय जगत की समस्याओं पे भी बात कर रहा है। ये व्यक्ति वो है जो लद्दाख बॉर्डर पे चाइना के सामने सीना तान के चीन को ललकार भी रहा है। ये वो व्यक्ति भी है जो महिलाओं को कंधा दे रहा है और उनको ये आश्वासन दे रहा है, ये संबल दे रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम उस पर अपना विश्वास कर सकते हो। तो आप सोचिए, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर ऐसे व्यक्ति को क्यों सेलेक्ट नहीं करेगा जिसके अंदर सब गुण हैं, जो एमफिल भी है और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी जानता है, जो इकोनॉमिक्स को भी जानता है और जो देश की जमीनी समस्याओं को भी जानता है। देखिए, जब तक आप मार्केटिंग रिसर्च वालों से पूछें, आपको जब तक अपने मार्केट सेगमेंट की, अपने रिस्पोंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया नहीं है, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी एक तरफ तो जमीन के स्पंदन से समझने का प्रयास कर रहे हैं विभिन्न वर्गों की समस्याएं क्या हैं, और दूसरी तरफ वर्ल्ड के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल से और बहुपक्षीय संवाद करके, द्विपक्षीय संवाद करके उनसे संवाद कर रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विकल्प क्या है? दूसरी तरफ विकल्प यह है कि ना तो इंटेलेक्चुअल से बात करता है, ना वो द्विपक्षीय संवाद करता है, ना वो जनता से बात करता है। जनता के भी मॉड्यूल्स ऐसे क्रिएट किए जाते हैं जो काल्पनिक हैं, जो वास्तविक नहीं है। कोई उनसे अपनी मन की बात नहीं कर सकता, वो अपनी मन की बात करते हैं। ये दो विकल्प हैं, ये दो नैरेटिव। और राजीव जी, एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं, आप किसी भी गांव और कस्बे में चले जाइए, आज से 1 साल पहले कांग्रेस का सीधा समर्थन करने वाले 1% आदमी नहीं था। आज राहुल गांधी और कांग्रेस का खुलेआम समर्थन करने वाले हर कोने में आपको कम से कम 50% मिल जाएंगे। आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट भी गई है उसने भी महसूस किया है, अब खुल के लोग राहुल गांधी को, और ये देखिए आप उनको भी देखिए, जो क्या नाम है उनका, महाराष्ट्र के जो संजय राउत हैं, संजय राउत भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी वाले भी, आरजेडी वाले भी खुलेआम राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है इंडिया अलायंस में कोऑर्डिनेशन है। राहुल गांधी को उन्होंने मान लिया है कि एक सक्षम नेता है और इन पे मजबूर कर दिया है। हो सकता है अभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का वो किया है, वंदन किया है मोदी जी ने। मोदी जी और अमित शाह हो सकता है 15-20 दिन के बाद राहुल गांधी को भी कहें यही देश का अच्छा नेता है, यही देश को नेतृत्व दे सकता है। जी जी, अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं। और आप स्वामी जी, रोज़ मैं देख रहा हूं कि 6 महीने पहले मोदी जी की कुर्सी आप कहीं और देने के उसमें फिराक में नज़र आते हैं। कभी महिलाओं के नाम करवाते हैं, कभी और किसी के नाम करवाते हैं लेकिन मोदी जी जो हैं वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि नहीं अगली बार झंडा मैं ही फहराऊँगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले, झंडा फहराने से पहले दोस्तों, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले बहुत गहमा गहमी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हैं और मेट्रो की सवारी करते हैं
और कोशिश ज़रूर करते होंगे कि कहीं और भी बैठें, लेकिन उन्हें हार थक कर मेट्रो में ही बैठना पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी कभी स्कूटी में बैठ जाते हैं, कभी बस में चढ़ जाते हैं, कभी वो ट्रक में बैठ करके यहाँ से चंडीगढ़ चले जाते हैं, और कभी आप देखिए कि खेत में ट्रक चलाते हैं, धान की रुपाई करते हैं, कभी किसानों के बीच तो कभी सब्जी वाले के बीच, और आज वो कुलियों के बीच पहुँच गए। ज़रा एक बार फिर से आना चाहता हूँ इधर शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं आपके पास रहती हैं, पार्लियामेंट से आप सीधे पिछले 4 दिनों से लगातार पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं और पार्लियामेंट से सीधे आ रहे हैं। आज जो ये घटनाक्रम है राहुल गांधी का, क्या पार्लियामेंट में भी लोग दबी जुबान से ही सही चर्चा कर रहे थे क्या? नहीं, दबी जुबान से नहीं, खूब मुखर होकर लोग बात कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सूचना बता दें कि आज अभी राज्यसभा में जो महिला विधेयक पे चर्चा चल रही है, उसमें कांग्रेस की तरफ से एक संशोधन पेश कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये, और उस संशोधन में कहा गया है कि इस विधेयक में 33% जो महिला आरक्षण है उसमें ओबीसी को कोटा दिया जाए। अब देखा जाएगा ये कि कांग्रेस इस पर कितना स्टैंड करती है। शाम को जब इस पर वोटिंग होगी तो अगर कांग्रेस स्टैंड करेगी तो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये, या वोटिंग आज ही हो रही है ना, होना है, होने की संभावना है। अब इस संशोधन की बात कह नहीं सकते कि आज को इसको कल पे टाल दें, ये क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कल तक भी संसद की कार्रवाई चलना है। हो सकता है कल के लिए भी इसको टाल दें इसको। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, लोकसभा में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये संशोधन पेश करके कांग्रेस ने बता दिया कि वो ओबीसी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई है। राहुल ने कल लोकसभा में जातिगत जनगणना की मांग उठा दी थी, और आज कांग्रेस के सांसदों ने 6-7 सांसद हैं उसमें, उन्होंने ये संशोधन पेश किया है। तो अब जब वोटिंग का समय आएगा कि जो ये महिला बिल है इसको पास किया जाए या नहीं किया जाए, तो कांग्रेस के लोग जोर दे सकते हैं कि हमारे संशोधन पे विचार किया जाए, हमारे संशोधन पे बहस हो और हमारे संशोधन पे वोटिंग हो। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये एक बड़ी खबर है ये, अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का ये पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा कि कांग्रेस जो है पूरी ताकत से ओबीसी के लिए लड़ रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में लोकसभा में और राज्यसभा में जो बहस हो रही है, भाजपा की तरफ से किसी ने भी ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाया है जी, और कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी, और बाकी सब भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू जो है अगले लोकसभा चुनाव में बनने वाला है। 2 इशू सबसे बड़े बनेंगे, एक जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना से जो आंकड़े आए उसके आधार पे जिसकी जितनी आबादी उतना उसको हक, ये राहुल गांधी का नारा है जो उन्होंने कर्नाटक चुनाव में दिया था। इससे पहले हालांकि इसको लोहिया भी दे चुके हैं, पिछड़ा पावे 100 में 60, और कांशीराम जी तो साफ साफ कहते ही थे इस बात को कि जिसकी जितनी आबादी जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी। हाँ, तो कांशीराम जी भी इसको कहते रहे। तो अब ये चुनाव 2 ही मुद्दों पे हमें जाता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि राहुल ने हिंदू मुसलमान की पिच से मोदी जी को पीछे धकेल दिया है, हटा दिया है। अब उनकी हिंदू मुसलमान की पिच नहीं चलने वाली है, और जो नई पिच तैयार हो रही है वो यही है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और जातिगत जनगणना एवं महिलाओं को आरक्षण कोटे के साथ में। एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात हम बताना आपको चाह रहे थे वो ये है कि अभी विजय सिंह जी ने भी कहा डी क्लास होने की बात अच्छी बात है, इस बात को हम कह रहे हैं, लेकिन डी क्लास के साथ में राहुल गांधी ने एक और बहुत बड़ी बात करी है, और वो डी क्लास से भी मुश्किल काम है। विजय जी समझते होंगे, इसको जानते होंगे। डी क्लास से भी ज़्यादा मुश्किल काम है डी कास्ट होना। डी कास्ट होना लगभग असंभव की श्रेणी में आता है, लेकिन राहुल गांधी जो है डी कास्ट होने की तरफ भी लगातार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और ये ही राजनीति का मूलाधार बनने वाला है जो हम कह रहे हैं, जातिगत जनगणना और महिला कोटे में कोटा देना, कि उस कास्ट की वकालत करना जिसके आप हैं नहीं जातिगत रूप से, जिसमें आप जन्मना नहीं है, आप जन्म नहीं लिया, और जिसे हमारे यहाँ दलित जातियाँ कहते हैं, पिछड़ी जातियाँ कहते हैं, कमज़ोर जातियाँ कहते हैं, उनके हित में बोलना, बोलते तो सब हैं, सैद्धांतिक रूप से काफ़ी लोग बोलते,
लेकिन उसी मजबूती के साथ खड़े होना जिस मजबूती के साथ वो खुद खड़े हैं। जो एक आपको सबको मालूम है कि एक आंदोलन बहुत बड़ा चला था जिसमें कहा गया था कि दलित साहित्य केवल दलित ही लिख सकता था। बहुत बड़ी बहस हुई थी और फिर प्रेमचंद के लिए भी बड़े सारे आरोप लगाए जाते हैं कि प्रेमचंद उस तरह नहीं लिख पाए जिस तरह दलितों ने लिखा था। तो यही एक डीकास्ट होना है, उस डीकास्ट होने की तरफ भी डी क्लास से राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक और बात अगर थोड़ा सा टाइम हो तो हम कह दें कि जो आप कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि ईश्वर ने ये काम करने के लिए, पवित्र काम करने के लिए मुझे चुना है। अब ठीक है, मोदी जी कह रहे थे, मगर ईश्वर ने तो सोनिया गांधी के जरिए 2010 में राज्यसभा में इस महिला बिल को पास करवा दिया था। ईश्वर किसको चुनता है ये ईश्वर की मर्जी है, और जिसको चुनता है, हमारी जो जानकारी है, हमारी जितनी समझ है, वो खुद कभी नहीं कहता कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। वो काम तो अपने आप हो जाता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सोनिया गांधी वो काम कर चुकी हैं, और अब इस महिला बिल का श्रेय कोई भी लेना चाहे सिवाय सोनिया गांधी को किसी को नहीं मिलेगा। ये बिल सोनिया गांधी ने और पास कैसे करवाया था? उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी के भी कुछ लोग, दूसरी पार्टी के तो हैं ही, पुरुष सदस्य इसके विरोध में हैं, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बराबरी के लिए, उनके अधिकार के लिए। अभी आप जो वंदन की बात कर रहे थे, ये वंदन तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये तो बहुत ही आपको ट्रैक से हटाने वाली बातें होती हैं। तो ये वंदना, अभिनंदन, प्रार्थना, ये तो सब ठीक है, हक चाहिए, अधिकार चाहिए बराबरी का। वंदना करने से बात नहीं होती, वंदना तो कर ली, और कह रहे हैं कि अभी जो 15 साल तक नहीं मिलेगा हक, वंदना हो गई, बात खत्म, अपने घर जाइए। हक चाहिए, खैरात नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इस जो विधेयक है उसका श्रेय सोनिया गांधी ले चुकी है, जनता ने उन्हें दे दिया है। अब आगे क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी या कांग्रेस किस तरह उसको जल्दी से जल्दी लागू कराने में सक्षम होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ हम लगातार पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि जैसे ही इस लोकसभा के विशेष सत्र का आगाज हुआ, हम आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं, और उसमें भी एक नया विधेयक सामने आया, और उस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया, जबकि इसकी जगह पे महिला आरक्षण बिल कह सकते थे, लेकिन ये न कह के मोदी सरकार कुछ न कुछ इसमें जोड़ने घटाने की कोशिश करती रहती है, आप सब जानते हैं। तो वो होता रहा, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी जो हैं वो अपने अंदाज में नज़र आ रहे हैं, और आनंद विहार टर्मिनल पर उनका पहुंचना अपने आप में एक मायने रखता है कि क्या इस दौर में जब मोदी जी, जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और कार्यक्रम के समापन का समय हो चुका है, जल्दी जल्दी आप लोगों के पास आकर के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जब मोदी जी किसी और चीज़ का श्रेय ले रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और वैसे में राहुल गांधी एक यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि दाल बना लिए तड़का लगा करके और किसी और को परोस दिया। खाना खुद खाने वाले थे लेकिन परोस किसी और को दिया। और क्या इस हिसाब से देखा जाए, राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो कर रहे हैं राहुल गांधी, अभी आने वाले समय में इससे भी ज्यादा कुछ करते हुए देखेंगे हम क्या? भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल राजीव जी, राहुल गांधी जिस तरीके से चीजों को करते हैं उसमें वो कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो भी अभियान उनके चले कभी श्रेय नहीं लिया, कभी ये नहीं रहे कि मुझे क्रेडिट मिले, क्रेडिट किसी और को मिले, इसके चक्कर में नहीं रहे। सोनिया जी ने जिस तरीके से पहल की संसद में अधीर रंजन चौधरी को आगाह किया कि याद दिलाएं कि हमने इस महिला आरक्षण बिल की शुरुआत, इसे रखने की शुरुआत की, पेश किया, ये भी बात याद है। और अभी जो शकील जी ने कहा कि जो भी हो क्रेडिट तो मिलेगी मोदी को और कांग्रेस को, उन्होंने स्थिति है और मिलनी भी चाहिए। और बात जो हमारे प्रधानमंत्री, वो हर चीज को एक नाम कहेंगे, तो ये उनकी आदत थी, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। जी नेटवर्क काफी डाउन है प्रकाश जी, आपका नेटवर्क काफी ज्यादा डाउन है। आना चाहता हूं सीधे विजय शंकर जी। सिंह साहब, आपका कमेंट।
हाँ, मेरा ये कहना है कि आगे आने वाले समय में राहुल गांधी और सक्रिय होंगे और सक्रियता के कई उदाहरण हम लोग को देखने को मिलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अब जैसा कि कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर से शुरू होगी पोरबंदर से और नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी। अब वो शुरू होती है नहीं होती है, पैदल होती है या कुछ वाहनों से होती है, पैदल होती है, जैसे भी होती हो, लेकिन जो आने वाले चुनाव हमें 5 राज्यों के दिख रहे हैं, इन राज्यों में राहुल गांधी की सक्रियता होगी और तगड़ी सक्रियता होगी। और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अब इस चक्कर में है तो वो इसको कैसे काउंटर करे। विपक्ष की भूमिका आसान होती है करना, सरकार की भूमिका कठिन होती है करना, विशेषकर ऐसी सरकार की भूमिका जिसने कोई काम ही न किया हो, तो उसके सामने अब स्थिति बड़ी दयनीय होती है कि वो क्या पुटअप करे। उससे अपेक्षाएं रहती है, जितनी ही अपेक्षाएं रहती हैं जो पूरी नहीं होती है उतनी ही उसकी उपेक्षा होती जाती है। और पिछले 10 सालों में अगर आप केवल इनके मैनिफेस्टो पर ही एक डिबेट करा लें, भारतीय जनता पार्टी के 14 और 19 के मैनिफेस्टो पे, और उसी से पूछे तो शायद ही इसमें कुछ पारी हुआ होगा। और इनकी आदत है, जब बात 19 तक की सरकार थी तो कहते कि 22 में ये होगा, अब उन्होंने बढ़ा के 27 कर दिया है, आरक्षण बिल 29 कर दिया है, सीए आपने पास किया, लेके तमाम तमाशा हुआ, हंगामा हुआ, आप उसकी आज तक नियमावली नहीं बनाए। आप कानून बना लेते हैं फिर भूल जाते हैं और उस कानून का राजनीतिक फायदा उठाते हैं। राजनीतिक फायदा उठाइए, लेकिन फिर कानून भी आप उस हिसाब से बनाइए जिससे कि लोगों को भी फायदा हो। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी द्वारा आगे और भी चुनौतियां मिलेंगी और आगे लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस को अब इस जो भी चुनौती मिल रही है बीजेपी की तरफ से, और इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से लड़ना चाहिए, बाकी चीजें चलती रहेंगी। संजय जी, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस पूरे चाहे अलग अलग जगहों और भारत जोड़ो यात्रा के एक्सटेंशन को ही देखा जाए, अगर यही कह दिया जाए उस हिसाब से भी राहुल गांधी की रणनीति, राजनीति नहीं कहूंगा, रणनीति कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अपनी लंबी रेखा खींच चुके हैं मोदी जी के सामने। बेशक राहुल गांधी की रणनीति बहुत प्लान्ड है और जवाबी है, और जिस ढंग से वो चल रहा है उससे ये नहीं लग रहा है कि कोई एक आदमी उसको सपना आता है या आकाशवाणी होती है उसके बाद वो तय कर लेता है। वो बिल्कुल समय पे किस दिन क्या करना है उस हिसाब से प्लान करके करता है, और इसका पता इससे भी चलता है कि कह दिया गया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा फिर से होगी, और वो कब होगी उसकी प्लानिंग चल रही है और उसको बड़ा प्लान करके किया जाए। पहले भी जैसे हुआ तो हमने देखा कि कितना प्लानिंग, उसमें कितनी प्लानिंग थी, तो वो तो होता है और वो होगा, इसमें कोई वो शक नहीं है। बहुत बढ़िया होता है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। उसमें सबसे बढ़िया ये है कि बीजेपी को बाकायदा काउंटर किया जा रहा है, और बीजेपी उस मामले में पूरी तरह फ्लैट है, माने उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसको कोई मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है, और उसकी चालें या उसकी रणनीति में कोई बदलाव या नयापन नहीं, वो वैसे ही चल रहा है। जैसे अभी कुली वाला मामला था, एक कुलियों की एक बड़ी समस्या है जो मतलब इधर पिछले 10 वर्षों में ही आई है कि ये प्लेटफॉर्म पे सब लोग जानते हैं कि वो बैटरी वाली गाड़ी चलने लगी थी और उस पे सब लोग जा सकते थे जो पैसे दे सामान था, तो उसमें कुलियों के दबाव में ये नियम बनाया गया कि आप उस गाड़ी पे सामान लेके नहीं जा सकते हैं। तो वो व्यवहारिक नहीं है कि अगर हम उस पे सामान लेके नहीं जाएंगे तो हमारा सामान लेके कौन जाएगा, और ये संभव नहीं होता है कि एक आदमी सामान लेने के लिए जाए जो कुली से लेकर के जाए और आदमी वैसे जाए। बूढ़े बीमार और मरीजों की बात अलग है। तो ये और कुलियों की समस्या ये है कि अगर सब सामान वैसे चले जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन पहिए वाली गाड़ी तो रुक नहीं रही। एयरपोर्ट आप जब वंदे भारत जैसी ट्रेन चला रहे हैं, राजधानी को छोटे छोटे स्टेशन पे रोक रहे हैं, तो इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, उसकी जरूरत है, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर कुछ इसलिए नहीं हो रहा है कि रेल मंत्री स्टेशन पे रुकेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, चले जाएंगे। और राहुल गांधी अगर आकर के देख के गए तो जाहिर है कि उनको इन सारी बातें चीजों की समझ होगी, उनको बताया गया होगा और उन्होंने सुना भी होगा। तो अगर वो राहुल गांधी इस दिशा में कुछ करेंगे तो जाहिर है वो उनका प्लानिंग होगा, बढ़िया से करेंगे। और अगर बीजेपी को कुछ करना है तो अभी वो बीच में कुछ कर सकती है, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि उसके पास इसकी क्षमता और योग्यता नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, इच्छा शक्ति भी हो सकती है, इच्छा शक्ति भी नहीं। तो अगर राहुल गांधी कुलियों के बीच गए और पता है कि वो कुछ करेंगे या उससे उनको फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि काउंटर करने के लिए बीजेपी या सरकार कुलियों से संबंधित कुछ मामला कुछ बढ़िया कर सकती थी, जिससे लगता है कि हाँ वो सरकार भी कुलियों की चिंता करती है, कुलियों का ख्याल रखती है। लेकिन यहाँ ना इच्छा शक्ति है ना वो योग्यता क्षमता है, इसलिए ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर हो जाएगा तो मैं मानूंगा
कि बीजेपी के पास क्षमता है, वो तैयारी कर रही है, और अगर नहीं होगा तो हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस जो कर रही है उसमें मुझे कोई शक नहीं है, वो बहुत प्लान्ड है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। राजीव जी, एंड वे में रिजल्ट ओरिएंटेड कांग्रेस अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपकी आवाज उस समय कट गई थी, अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए। राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कुछ करते हैं वो कोई बहुत रणनीति के तहत करते हैं, ऐसा मेरा निजी मानना है कि वे स्वाभाविक तौर पर करते हैं। जब वे केरल जाते हैं और समंदर में 2.5 घंटे तक मछुआरों के साथ समंदर में रहते हैं, तैरते हैं, तो ये कोई योजना के तहत नहीं कि वो सारे उनके वोटर नहीं हैं, न उनको वोट देने वाले हैं, ये कहना कि वो मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र नायक जो हैं वो कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो वोटरों के लिए नहीं होता, मतदाताओं के लिए ही वो हर काम करते हैं। उनका जीना, सांस लेना, हर फैसला जो है मतदाताओं के लिए होता है, और मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनाव जीतना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। मुझे यही कहना है राजीव जी। बस जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, आपसे चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट। तमाम बातें आप सुन रहे थे और रणनीति की बात, बीजेपी की रणनीति पर क्या राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है? ये राजीव जी, देखिए कि बहुत पुरानी बातों पे पन्ना जाए, लेकिन हाल ही के दौरान के जो मूवमेंट्स है राहुल गांधी की है, उसको अगर देखिए तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि कहीं पर भी उन्हें रेजिस्टेंस नहीं मिला, या किसी ने कहीं विरोध नहीं किया, या कहीं ये नहीं कहा गया कि आप हमारे इलाके में मत आइए। मणिपुर की एक वीडियो को मॉर्फ करने की कोशिश की गई थी, बताया गया था कि किस तरीके से वहां की महिलाओं ने राहुल गांधी को कहा मत आइए, लेकिन बाद में वो सच्चाई भी सामने आ गई जब उसके बताया गया कि आईटी सेल का किया हुआ है, और वहां की महिलाओं ने स्पष्ट किया कि हमने राहुल गांधी के आने का स्वागत ही किया है। अब हाल के जहां भी जाइए, चाहे आजादपुर मंडी हो, चाहे अब कल की घटना हो, या कुलियों के बीच हो, और धान रोपाई के लिए चले गए हो, राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी जो है, स्वीकारिता अद्भुत हो गई है, अब पूरे देश भर में हो गई है। जहां वो जा रहे हैं उनको बैठाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, वो सब कुछ ठीक अपनी जगह। दूसरी बात जो है, छवि के मामले में वो बहुत आगे निकल गए हैं। हम इन सब इस पे भी हम काफी कुछ बात कर चुके हैं। अब लड़ाई केवल छवि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, लंबी रेखा तो आ गई है, अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि नया जो संसद भवन है उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया को समझिए कि जीत का मंत्र मिल चुका है, अब इस मंत्र को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। दो ही मुद्दे को लेकर अगर ये जनता के बीच जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में बहुत ही बढ़िया परिणाम इनके पक्ष में हो सकता है। पहला मुद्दा तो इन्हें ये उठाना चाहिए कि महिला आरक्षण जो है हम तत्काल लागू करेंगे, अगर हमारे पास सत्ता आती है तो। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप इस मामले में ठगी गई हैं। आप जिसको महिला आरक्षण समझ रहे हैं, आपके झोली में कुछ भी नहीं आया है, आपके आंचल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं डाला है। दूसरी बात, ओबीसी के लिए जो जितनी बड़ी लड़ाई जो कर रहे हैं वो ऊपर से लोगों को समझ में नहीं आ रही है। असली बात तो ये भी है कि पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा उठाने वाली तो ओबीसी ही के लोग हैं। ओबीसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे सारे हक जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा खा रही है। हमारे पक्ष में अगर कोई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टियां लड़ रही हैं, लेफ्ट पार्टी लड़ रही हैं। मतलब जो प्रोग्रेसिव पार्टीज है, डेमोक्रेटिक पार्टीज है, ओबीसी को ये बात समझाई जानी बहुत जरूरी है। अगर ये दो वर्गों को अपने पक्ष में कर लेते हैं कांग्रेस और गठबंधन, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम जो है वो कुछ बहुत ही ऐसा होगा कि जिसकी अपेक्षा जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें वो सारे लोग भी हैं जो लोकतंत्र में और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक कार्टून जो आप लोग कह रहे थे, मैं चाहूँगा कि आखिर करते करते उस कार्टून को अगर हमारी टीम दिखा पाए जल्दी से, जिसमें मोदी जी के सिर पर वैसे ही मोदी जी भी जैसे आज राहुल गांधी कूली बने हुए थे वैसे ही मोदी जी बने हुए हैं, और उनके सिर पर भी एक सूटकेस है, और सूटकेस के ऊपर क्या लिखा है ये आप खुद देखेंगे। ज़रा इस कार्टून को अगर ला सकते हैं, बहुत राकेश रंजन जी का ये कार्टून है, उनसे साभार, राकेश रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए साभार के साथ इस कार्टून को आपके सामने पेश जरूर करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के समापन के साथ साथ, और जो साथी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी कि ये राकेश रंजन जी ने एक बहुत शानदार तोहफा आज पॉलिटिकल सिनेरियो जैसे तब्दील हो रही है, कुछ अलग अलग मुद्दों के साथ हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ ये कार्टून है,
सारे पूंजीपतियों का बोझ हम उठाते हैं। आप गाना सुने होंगे, कुली फिल्म का गाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, वो गाना था। उस गाने के तर्ज पर ये लिख रहे हैं, सारे पूंजीपतियों का बोझ हम उठाते हैं, और जो बस्ता है, जो सूटकेस है, उस सूटकेस पर अदानी लिखा हुआ है, और मोदी जी ये गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बिल्ला नंबर 756 यहाँ नहीं है, बिल्ला नंबर सिर्फ 56 है यहाँ पे। राहुल गांधी बिल्ला नंबर में भी आगे निकल चुके हैं। कहाँ 56, कहाँ 756, बहुत कुछ। और इस तस्वीर को आप लोग इस राकेश रंजन जी के इस कार्टून के लिए, और मॉलिटिक्स ने इस कार्टून को शेयर किया है, तो मॉलिटिक्स को भी आभार और धन्यवाद किया। आप लोगों ने ऐसे कार्टून को शेयर किया है, और उसको हम अपने दर्शकों के बीच ये दिखाना यहाँ उचित समझ रहे थे कि दिखाएं कम से कम कुछ चीज़ें जो होती हैं हल्के अंदाज में ही, लेकिन हाँ, कार्टून बहुत कुछ कहती हैं, और इस बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो बातें बहुत और हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं संजय जी आपका, विजय शंकर सिंह साहब आपका, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और यहाँ हमारे साथी शकील अख्तर जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं।